बुक वन में हमने एंशिएंट इंडिया को पढ़ा, जिसमें हमने मौर्यंस, गुप्तास और सातवाहन जैसे अंपायर्स को देखा। हमने देखा कि कैसे पूरे 1000 सालों तक मगध और पाटलिपुत्रा की डोमिनेंस रही, लेकिन 7वीं शताब्दी तक आते आते सत्ता का केंद्र बदल चुका था। अब लोग पाटलिपुत्र नहीं बल्कि कन्नौज के सपने देखते थे। गंगा के बीचों बीच बसा ये शहर कन्नौज अपने ट्रेड, परफ्यूम्स और इन सब से अधिक अपने लोकेशन के लिए फेमस था। कन्नौज भारत को सिल्क रूट से मिलाने वाले रास्ते पे पड़ता था और 606 एडी में इसी कन्नौज की गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कन्नौज की गद्दी पर बैठने की कहानी किसी साउथ इंडियन मूवी से कम नहीं है और इतिहासकारों का मानना है कि अशोक और समुद्रगुप्त के बाद अगर नॉर्थ इंडिया में कोई सम्राट हुआ तो वो हर्षवर्धन हुए। हर्षवर्धन ने कन्नौज और भारत दोनों की शोभा बढ़ाई, लेकिन उनके जाने के बाद कन्नौज खाली हो गया और तब शुरुआत हुई ट्री पार्टाइट स्ट्रगल की, जिसमें 3 साम्राज्य कन्नौज पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे। इसमें पश्चिम के गुर्जर प्रतिहार, दक्खन के राष्ट्रकूट और पूरब के पाल वंश शामिल थे। ये संघर्ष 200 सालों तक चला, जिसके कुछ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हुए। इसमें सबसे मेन था इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। खास करके नॉर्थ इंडिया में तो कोई बड़ी पॉलिटिकल पावर बची ही नहीं और इससे अरब इन्वेडर्स का रास्ता बहुत आसान हो गया। और 712 एडी में पहली बार अरब्स ने मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में सिंध को जीता। इसके बाद एक एक करके अलग अलग इन्वेडर्स आए, कुछ ने भारत को लूटा और कुछ ने हुकूमतें एस्टैब्लिश की और गुलाम वंश की स्थापना के साथ इंडिया में ऑफिशियली इस्लामिक एम्पायर्स की शुरुआत होती है। इस्लामिक एम्पायर्स की स्थापना से इंडिया पश्चिम और सेंट्रल एशिया से पूरी तरीके से जुड़ गया था। और फिर आते हैं ट्रैवलर्स, जो इंडिया की खूबसूरती, इंटेलेक्ट और यहाँ के कल्चर से आकर्षित होकर अपने मरने से पहले एक बार इंडिया को देखना चाहते थे। ट्रैवलर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें अल-बिरूनी, मार्को पोलो, फ्रांसिस बर्नियर और डोमिंगो पेस जैसे ट्रैवलर्स आते हैं और इस चैप्टर में हम इन्हीं ट्रैवलर्स के नज़रियों से मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज, जिसमें आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के 5वें चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। जैसा कि हमारी पुरानी वीडियोस में भी आपको पता चलता है कि आप वीडियो शुरू करते अपनी मर्जी से और ख़त्म करते अपनी मर्जी से। इस तरीके से मैं आपको इस चैप्टर में गुम कर दूंगा कि आप खुद को भी रीड ढूंढ पाएंगे। तो मेक श्योर यू वॉच द चैप्टर टिल द एंड। और इसमें मैंने हमेशा की तरह सारे ही सोर्सेज, सारी बॉक्स, सारे टॉपिक्स को कवर किया ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। और अगर इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाके फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे और यही नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो वही ऐप पे चैट सेक्शन में आप हमसे कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हैं। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी मच मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा वीडियो तो मैंने पहले कभी शूट नहीं किया। आई होप यू विल लाइक इट। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। So now we are starting the chapter with the introduction कि आखिर ये जो ट्रैवलर थे वो कौन लोग थे और ये जो ट्रैवल करते थे वो किस पर्पस के लिए करते थे, और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर इन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में ख़ास क्या है, इनकी किताबों में स्पेशलिटी क्या है कि हम मिडावल इंडिया को इनकी नज़रों से देखते हैं, ना कि इंडिजिनस ऑथर्स की नज़रों से। तो गेटिंग स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहले देखते हैं हु एंड वाई द पीपल ट्रैवल्ड। कौन थे वो लोग और क्यों ट्रैवल करते थे। पीपल यूज्ड टू ट्रैवल फॉर मल्टीपल रीजन। उसमें कुछ लोग थे जो डिजास्टर से बचने के लिए, ऐसे कहीं पे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया तो डिस्प्लेस होते थे। कुछ लोग थे और ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो ट्रेड के पर्पस के लिए, व्यापार के लिए ट्रैवल किया करते थे। फिर कुछ लोग थे जो वॉर से डिस्प्लेसमेंट के कारण ट्रैवल करते थे। उसके बाद कुछ लोग थे जो रिलीजियस मिशंस यानी कि धर्म को फैलाने के लिए भी ट्रैवल किया करते थे। इनकी भी तादाद थी। इस चैप्टर में भी हम एंटोनियो मॉन्सेरेट के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटोनियो मॉन्सेरेट बेसिकली एक पादरी था जो स्पेन से धर्म फैलाने ही इंडिया में आते हैं। उसके बाद कुछ लोग पिलग्रिमेज की वजह से भी ट्रैवल करते थे, खास करके इंडियंस बहुत सारे अगर बाहर जाते थे अरेबियन पेनिनसुला में तो वहाँ पे जो है पिलग्रिमेज एक मेजर पर्पस होता था। उसके अलावा डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए लोग ट्रैवल करते थे। इस चैप्टर में आपको मैं अब्दुल रज़ाक समरकंदी के बारे में बताऊंगा और इनका जिक्र चैप्टर 7 में भी आएगा। ये पर्शिया के डिप्लोमेट थे, तो ये डिप्लोमेटिक जर्नी पे आए थे इंडिया विजिट करने। ऐसे ही इब्न बतूता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के इनवॉय बन के, डिप्लोमेट बन के जाते हैं चाइना ट्रैवल करने, कुबले खान के पास, जिनको आपने नोमैडिक एम्पायर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। और फिर कुछ लोग थे जो अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी उत्सुकता के कारण इंडिया ट्रैवल करना चाहते थे। कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स की आखिर इनकी किताबों में खास क्या है, वाई द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स आर सो इंपॉर्टेंट। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा है। एक ही ट्रैवलर की किताब को अगर हम खोलते हैं तो उसमें हमें कोर्ट अफेयर्स, उसमें हमें सोशल प्रैक्टिस, उसमें हमें रिलीजियस इशूज़, इन सब के बारे में पता चलता है।
और फिर कुछ तो ऐसे लोग थे जो इनमें से किसी मुद्दों में वो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थे। जैसे अगर हम बात करें तो अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने आर्किटेक्चरल और मोनुमेंटल फीचर बहुत विस्तार से बताए हैं विजयनगर एम्पायर का। ऐसे ही अगर हम बात करें कोर्ट अफेयर्स के बारे में हमें इब्न बतूता से पता चलता है जो दिल्ली सल्तनत के ज़माने में आए थे। ऐसे ही फ्रांसिस बर्नियर के किताबों से हमें मुगल एम्पायर के कोर्ट अफेयर्स के बारे में पता चलता है। और सोशल प्रैक्टिस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था। तो इन सारे ट्रैवलर्स ने अमूमन इन तीनों चारों टॉपिक्स पे बहुत विस्तार से लिखा है और सबके टेक्स्ट में अलग अलग अपनी यूनिकनेस है जिसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द डिफरेंशिएशन कि आखिर इनकी किताबों में और जो इंडिजिनस ऑथर्स है उनकी किताबों में क्या फ़र्क है और क्यों एनसीईआरटी ने बेसिकली इन फॉरेन ट्रैवलर्स को चुना है हमारे मिडावल इंडिया की इस पीरियड को बताने के लिए। जो पीरियड है हमारा 1000 एडी से लेके 1700 एडी, इसको बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में फॉरेन ट्रैवलर्स की नज़र से देखेंगे। सो व्हाई वी आर डूइंग सो। सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ के इंडिजिनस ऑथर्स के लिए यूजुअल हैं, जैसे यहाँ के फ्रूट्स, यहाँ के वेजिटेबल, जैसे यहाँ के लोगों के लिए आम बहुत कॉमन है या कोकोनट बहुत कॉमन है। लेकिन किसी नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए व्यक्ति के लिए कोकोनट कॉमन नहीं है। किसी नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए व्यक्ति के लिए यहाँ की जो शादियों की रिचुअल्स हैं या प्रथाएं हैं वो कॉमन नहीं है। तो जो बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स थे उनको इंडिया की हर चीज़ नायाब लगती थी। तो इन्होंने इंडिया का डे टू डे डिस्क्रिप्शन दिया है और ऐसी बहुत सारी माइन्यूट चीज़ों के ऊपर भी विस्तृत डिस्क्रिप्शन दिया है जो हमें इंडिजिनस ऑथर से नहीं मिलता है। जैसे आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे तो वो कोकोनट का डिस्क्रिप्शन ऐसे देते हैं कि एक फ्रूट मैंने देखा है जो इंसानी दिमाग जैसा है, मतलब उसमें इंसानी दिमाग के ऊपर जैसे बाल लगे होते हैं वैसे रेशे है, और फिर आप जब उसको खाते हैं तो फोड़ के तो उसमें मलाई भी है और उसमें पानी भी जमा होता है। फिर उन्होंने पान का डिस्क्रिप्शन दिया। अब नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए किसी व्यक्ति के लिए ये इमेजिन करना ही बहुत इम्पॉसिबल है कि पान एक पत्ता है जिसको केवल चबाया जाता है, खाया नहीं जाता, और उसका टेस्ट कैसा है। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में ब्यौरा दिया। सो फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स इट्स वेरी हेल्पफुल टू नो अबाउट द ऑर्डिनरी पॉपुलेशन। आम लोगों के और उनके रिचुअल्स, उनकी चीज़ों के बारे में जानना बहुत आसान हो जाता है, जिनको कि अक्सर ये जो इंडिजिनस ऑथर्स है, लोकल ऑथर्स है, वो इग्नोर कर देते थे। सो दैट इज़ वाई वी हैव चूजन फॉरेन ट्रैवलर्स टू स्टडी द मिडावल इंडिया। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ फेमस मिडावल ट्रैवलर्स को देख लेते हैं। इस फेरिस्त में, इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हमारे अल-बिरूनी साहब, ख्वारिज़म से थे और मिडावल ट्रैवलर्स में सबसे पुराने यही हैं। इसके बाद आते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो अपने ज़माने के टॉप क्लास ट्रैवलर थे, मतलब इस आदमी ने 24 साल ट्रैवल किया। वेनिस से निकला था ये, और बहुत सारे लोगों को तो ये लगने लग गया था कि ये शायद वापस भी नहीं लौटेगा, बट इसने बहुत सारे जगहों की यात्रा की और इन्हीं के पद चिन्हों पे चल के आगे चल के इब्न बतूता इनसे भी ज़्यादा यात्रा करते हैं, 30 सालों तक यात्रा करते हैं, तकरीबन 1.25 लाख किलोमीटर ये ट्रैवल करते हैं। इसके बाद आते हमारे जीन बैप्टिस्ट ट्रैवेलनियर। इन्होंने बहुत ज़्यादा तो यात्रा नहीं की, लेकिन बहुत बार इंडिया टू यूरोप फ्रीक्वेंटली आते जाते रहे, और ये वो ज़माना था जब एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं होता था, जहाज़ों से ट्रैवल होता था। तो अगर इंडिया से यूरोप आपको जाना है तो बाकायदा 40-50 दिन डेडिकेटेड लगते थे, और ये आदमी व्यापार के सिलसिले में काफ़ी बार ट्रैवल करता था। और इसके बाद आते हमारे फ्रांसिस बर्नियर, सो कॉल्ड फिजिशियन बट एक पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फेमस मिडावल ट्रैवलर्स हैं, जिसमें से हम लोग इस चैप्टर में इन 3 के नज़रों से मिडावल इंडिया को देखेंगे। शुरुआत करेंगे अल-बिरूनी से। ये हमें ब्यौरा देते हैं उस इंडिया का जो इंडिया इस्लामिक इन्वेजन झेल रहा था, जो इंडिया पूरी तरीके से टूटा हुआ था, डिसइंटीग्रेटेड था। उसके बाद बात करेंगे इब्न बतूता का, जिन्होंने एक इस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत को विजिट किया, अपने पीक पे जो तुगलक अंपायर था उसको विजिट करते हैं। और उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर, ये हमें मुगल अंपायर का ब्यौरा देते हैं, खास करके दारा शिकोह का समय, शाहजहां का समय और जो औरंगजेब का समय था, इसको ये बताते हैं। तो तीनों अलग अलग पीरियड में अलग अलग चीज़ें बताएंगे। Now we are going to start with the story of Al-Biruni, and if you are liking our explanation, which I hope you will be, then please press the like button and hit the subscribe button अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको प्राप्त करनी है तो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐप का लिंक डाल दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करिए और फ्री मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहीं पे सारे नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैप वगैरह सब अपलोडेड है, वहाँ से आप उसको ईजिली अवेल कर सकते हैं। Now we are going to start the story of Al-Biruni. Who was Al-Biruni? Al-Biruni एक पॉलीमैथ था। पॉलीमैथ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जो बहुत सारे स्किल सेट जानता हो। जैसे जब हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंसी की, तो लियोनार्डो दा विंसी क्यों फेमस है? पेंटर भी थे, स्कल्पचर भी बना लेते थे, फिलोसफर भी थे, ऑथर भी थे, पोइट्री भी कर लेते थे, बहुत चीज़ें कर लेते थे। माइकल एंजेलो की बात करते हैं, सेम गोज विथ माइकल एंजेलो। आज के ज़माने में आप इलोन मस्क को देखो, ये बंदा कोडिंग कर लेता है, ये बंदा स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ है, खुद से सीखा हुआ है, ये बंदा कंटेंट मार्केटिंग जानता है, सोशल मीडिया पे ग्रो करना जानता है। तो ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पॉलीमैथ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का। तो अल-बिरूनी वॉज अ पॉलीमैथ। ही बिलोंग टू ख्वारिज़म। ये ख्वारिज़म से आते हैं, उज़्बेकिस्तान में एक जगह है सेंट्रल एशिया में, एकदम अफगानिस्तान से लगता है।
ख्वारिज़्म फेमस था अपने स्कॉलर्स के लिए और ये वो दौर था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने क्लास 11th में सेंट्रल इस्लामिक लैंड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि एक गोल्डन एज आया इस्लामिक वर्ल्ड में 750 एडी के बाद। अब्बासिद कैलिफ्स थे, उन्होंने बगदाद में लाइब्रेरी सेटअप की और पूरी दुनिया की किताबों का ट्रांसलेशन किया जाना शुरू हुआ, रिसर्चेस शुरू हुए। जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, इब्न मूसा, इब्न सिना, अल-बिरूनी जैसे लोगों ने पुराने ग्रीक स्कॉलर्स, इंडिया के स्कॉलर्स की चीज़ों को और आगे बढ़ाया और नई चीज़ें ईजाद की। और वो एक ऐसा फिनोमिनल समय था जिसमें उस पूरे इलाके से, जो सेंट्रल एशिया और जो इराक की रीजन है, उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जिसने पूरे दुनिया को आगे सर्व किया। मैथमेटिकल वैल्यूज़, मेडिसिन की वो किताबें इनॉर्मस वैल्यू जनरेट करते हैं। अल-बिरूनी उसमें से एक है। सो ही वॉज बॉर्न इन ख्वारिज़म इन 973 एडी। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप एडी ही मानेंगे। और बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन में एक्सपर्ट थे, मैथमेटिक्स जानते थे, फिजिक्स जानते थे, एस्ट्रोनॉमी जानते थे, नेचुरल साइंस जानते थे, हिस्ट्री जानते थे। इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज भी जानते थे, सीरियक बोल सकते थे, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत भी सीख ली इंडिया आके, तो लैंग्वेज भी बहुत सारा जानते थे। तो ख्वारिज़म में क्या होता है, वो स्कॉलर्स का हब था। अचानक से सुल्तान महमूद, जो गजनी का सुल्तान था, जिसको महमूद गजनवी भी कहते हैं, कई बार इंडिया पर अटैक किया था इसने, तो ये ख्वारिज़म पे अटैक करता है और ये ख्वारिज़म के जितने भी स्कॉलर्स थे, इंक्लूडिंग अल-बिरूनी, उनको ये कैप्टिव बना के, होस्टेज बना के गजनी ले आता है। और ये उस ज़माने का कल्चर ही था कि हर राजा चाहता था कि मेरे दरबार में इंटेलेक्चुअल्स रहे ताकि मुझे गाइडेंस मिल सके। तो सुल्तान महमूद के साथ ये गजनी आ जाते हैं। तो ये उनका वो दौर था जब इनका इंडियन से पहली बार इंटरेक्शन शुरू हुआ, क्योंकि गजनविड एम्पायर की जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो पंजाब और सिंध से लगा करती थी। तो यहाँ से इनका इंटरेक्शन शुरू हुआ और इंडियंस के बारे में इन्होंने ऑलरेडी जान रखा था, क्योंकि उनकी किताबों को ये पढ़ते थे, इनके बारे में इनके टीचर्स ने बताया था। सो दिस वॉज द इनिशियल लाइफ ऑफ अल-बिरूनी। अब बात करते हैं कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने इनको मजबूर किया इंडिया विजिट करने पे। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ही वॉज अमेज्ड बाय द नॉलेज ऑफ इंडियंस, क्योंकि जो तरबियत, जो नॉलेज इनको मिली थी इंडियन मेडिसिन की, इंडियन योग की, सर्जरी की, वो बहुत अतुल्य थी, अनकम्पेरेबल थी। तो उससे बहुत ज़्यादा ये इंप्रेस थे। इसके बाद इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी किताबें इंडियंस की पढ़ रखी थी, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर आर्यभट्ट की किताबें पढ़ी थी, वारामीर की किताबें पढ़ी थी, फिर पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया गया था, वो भी पढ़ा था। और उसके बाद क्या होता, जब ये गजनी आ गए तो इंडियंस के साथ इनका इंटरेक्शन शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यापार की वजह से इधर उधर करते थे। तो इन्होंने क्या किया, महमूद से कहा जाके कि सर आप तो बार बार जाते रहते हैं इंडिया अटैक करने, आपका तो ये हर 2 साल 3 साल का धंधा है, तो आप क्या करो, अगली बार जब आप जाना ना तो मुझे भी ले जाना। मैं आपके साथ अटैक में तो साथ नहीं रहूँगा, मैं वहीं रह जाऊँगा। आप अपना अटैक करके जो भी माल सब आपको लूटना है, इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन दैट, आप लूट के वापस चले आना, मैं उसको घूमूंगा, इंडिया घूमूंगा। तो ये सुल्तान महमूद के साथ इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये इंडिया है। और ये जब इंडिया आते हैं तो इन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। एक्चुअली ये तो क्लियर नहीं है कि कहाँ कहाँ ये विज़िट करते हैं, कौन कौन सी जगह विज़िट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया इन्होंने विज़िट किया था। कुछ जगहों के बारे में ब्यौरा बताते हैं, ये पंजाब गए थे, वाराणसी गए थे, ये तो क्लियरली मेंशन्ड है, क्योंकि वाराणसी में इनके बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त बने जिन्होंने इनको संस्कृत सिखाई। इन्होंने उन ब्राह्मण स्कॉलर्स के लिए यूक्लिड की मैथमेटिक्स ट्रांसलेट की, ठीक है। तो एक इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हुआ यहाँ पे। तो अल-बिरूनी ने जो भी भारत में देखा उसको एक डिटेल मैनर में अपनी किताब-उल-हिंद में उसको दर्ज किया है, उसको रिकॉर्ड किया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी ऑफ किताब-उल-हिंद। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ अल-बिरूनी। हम लोग क्या करेंगे, पहले इन तीनों ट्रैवलर्स का इंट्रो लेंगे, अल-बिरूनी का, इब्न बतूता का, फ्रांसिस बर्नियर का, और उसके आगे इन तीनों के अलग अलग सब्जेक्ट मैटर को देखेंगे। अल-बिरूनी ने इंडिया के बारे में खास तौर पे क्या कहा है, इब्न बतूता ने वो कौन सी चीज़ें थी जिसके ऊपर बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है, और फ्रांसिस बर्नियर ने किन चीज़ों पे गौर किया, वो करेंगे। तो दिस इज़ हाउ आवर चैप्टर इज गोइंग टू बी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद बेसिकली एक बहुत खास किताब है। खास इसलिए क्योंकि इससे ना इंडिया के बारे में लोगों का इंटरेस्ट जगा। देखो, इंडिया की जो रिसर्चेस हैं, जो मेडिसिन है, मैथमेटिक्स है, वो तो पूरी दुनिया में पॉपुलर थी, बट इंडिया एज ए कंट्री कैसे है वो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। जो यहाँ पे ट्रैवल करते थे या जिनका इंडियन से इंटरेक्शन था उनको तो पता था, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिडंट नो दैट मच डिस्क्रिप्टिवली, शायद उनको नहीं पता था। ये किताब-उल-हिंद पढ़ने के बाद लोगों को पता चला। तो दैट वाज द बुक जिसने एक सेपरेट ब्रांच ऑफ स्टडी की शुरुआत की। उस ब्रांच को कहा गया इंडोलॉजी। इंडोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इस स्टडी की, इस सब्जेक्ट की शुरुआत ही करते हैं अल-बिरूनी साहब अपनी किताब-उल-हिंद के ज़रिए। इन्होंने हिंद के बारे में बताया। इसमें 80 चैप्टर्स हैं और किताब अरबिक में लिखी गई है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे CUT के पर्सपेक्टिव से। पर्शियन में नहीं, अरबिक में, क्योंकि उस इस्लामिक गोल्डन एज में पर्शियन भी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, बट दिस बुक वॉज रिटन इन अरबिक। 80 चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स पे कंटेंट है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें रिलीजन पे कंटेंट है, फिलॉसफी पे कंटेंट है,
फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्कीमी जो केमिस्ट्री होता है, रसायन शास्त्र का विज्ञान, ये बहुत ज़्यादा फेमस था उस टाइम में। आपने शायद एक किताब भी पढ़ी होगी द एल्केमिस्ट करके, उसमें भी एल्केमिस्ट का जिक्र है, वो उसको अलग अलग केमिकल बना के देता है। फिर इंडियन मैनर्स, कस्टम्स के बारे में जिक्र है, सोशल लाइफ के बारे में जिक्र है, इंडियन वीट स्टैंडर्ड्स, आइकोनोग्राफी, किस किस टाइप की मूर्तियों की ये पूजा करते हैं, ये भी उनके लिए बहुत अलग था क्योंकि वो तो एक मोनोथीस्टिक कल्चर से आते थे। उसके बाद लॉज और मेट्रोलॉजी, मतलब जो मेजरमेंट का साइंस है, इन सब के ऊपर इन्होंने बहुत डिटेल में ब्यौरा दिया है। और अगर हम किताबुल हिंद के बारे में बात करते हैं तो किताबुल हिंद में जो कंटेंट है उससे ज़्यादा इसकी राइटिंग स्टाइल फेमस है। राइटिंग स्टाइल कुछ इस तरीके की है कि बेसिकली अल बरूनी जो थे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स में इनका बहुत इंटरेस्ट था। तो मैथमेटिक्स में जैसे आप देखते हैं आपके सामने एक पजल होता है, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत होती है क्वेश्चन से, क्वेश्चन के बाद आप उसको सॉल्व करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आया और उसके बाद कंक्लूड करते हैं कि ये हमारा आंसर है। उसी तरीके से इन्होंने अपने चैप्टर्स का फॉर्मेट रखा। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने चैप्टर की शुरुआत की एक क्वेश्चन से, जैसे उन्होंने कास्ट सिस्टम का ब्यौरा दिया है तो एक क्वेश्चन से शुरू किया कि क्या इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड थी, ठीक है। उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ओके, अगर डिवाइडेड थी तो कितने वर्ण थे। उसके बाद वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं, वर्णों की हायरार्की के बारे में बताते हैं, अलग अलग वर्णों के सिचुएशन के बारे में बताते हैं। और फिर तीसरे फेज़ में क्या करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कि अगर ऐसा सिस्टम किसी और जगह पे एग्जिस्ट करता है तो उसे कंपेयर करेंगे। जैसे अगर वर्ण सिस्टम की बात करेंगे, और आगे इसको हम पढ़ेंगे भी, कि जब इंडियन वर्ड सिस्टम के बारे में ये बता रहे थे तो इन्होंने इसको एंशियंट पर्शिया में जो सोशल डिवीज़न था और उसमें भी 4 डिवीज़न हुआ करता था, उससे कंपेयर किया। एंड देन लास्टली ही कंक्लूडेड कि ये जो वर्ण सिस्टम है इसके बेसिस से मुझे आपत्ति है कि इस वर्ण सिस्टम का बेसिस है द आइडिया ऑफ पोल्यूशन, कि कुछ एक्टिविटी आपकी पोल्यूटेड है, कुछ एक्टिविटी आपकी प्योर मानी गई है। तो इससे ये अपना जो है डिसएग्रीमेंट वहाँ पे शो करता है। तो दैट इज़ हाउ ही कंक्लूडेड दिस टॉपिक। तो इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को कंक्लूड किया। तो उनकी किताब का जो राइटिंग स्टाइल है ये बहुत भाता है, बहुत सरल बना देता है, इनकी किताब को बहुत सिंपल, आसान बना देता है। अब जब इनकी किताब है ये इतनी पॉपुलर इसलिए हुई कि क्योंकि इनकी जो टारगेट ऑडियंस थी ना, ये बहुत यूनिक टारगेट ऑडियंस थी। इनकी टारगेट ऑडियंस क्या थी वो देखिए। सबसे पहले तो वो लोग जो सब कॉन्टिनेंट के फ्रंटियर में रहते हैं, ईरान के रीजन में, उज़्बेकिस्तान के रीजन में, खुरासान के रीजन में, अपर अफगानिस्तान में, जो इंडियंस के बारे में जानना चाहते हैं, सब कॉन्टिनेंट के बारे में जानना चाहते हैं, वो इनकी किताबों से इंडियंस के बारे में जान पाए, तो वहाँ इनकी पॉपुलैरिटी फैली। उसके बाद फिर ऐसे लोग जो इंडियंस से रिलीजियस डिस्कोर्स करना चाहते हैं, वो द्वैत करना चाहते हैं, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने लिखा। इंडियंस के रिलीजन के बारे में बताया है, आइकोनोग्राफी के बारे में बताया है, सोशल कस्टम्स के बारे में बताया है। और फिर ऐसे लोगों के लिए इन्होंने किताब-उल-हिंद को लिखा जो जस्ट इंडियन से मिलना चाहते थे, इंटरैक्ट करना चाहते थे। तो इनकी किताब बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि इनकी किताब को अलग अलग टाइप ऑफ ऑडियंस या अलग अलग टेस्ट के ऑडियंस पढ़ सकते थे। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद से एक सेपरेट डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। द डिसिप्लिन वाज इंडोलॉजी। तो ये आप याद रखेंगे, द फादर ऑफ इंडोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी अल-बिरूनी। अल-बिरूनी को ही फादर ऑफ इंडोलॉजी माना जाता है। अच्छा, इंडोलॉजी से ही जुड़ा हुआ एक वर्ड है, जहाँ पे मैंने इंडोलॉजी बताया, तो इंडो मतलब क्या हुआ, सब कॉन्टिनेंट इंडिया। तो जो वर्ड है इंडो, ये वर्ड हिंदू, तो ये सब वर्ड कहाँ से आया है। तो आइए चलते हैं आखिर इस वर्ड के उत्पत्ति को भी देख लेते हैं कि हाउ दिस वर्ड हिंदू और ये जो वर्ड इंडो है ये सब कैसे आया, और कैसे हिंदू जो है वो रिलीजियस सिनोनिम बन गया एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का। ये रिलीजियस सिनोनिम नहीं था, ये किसी रीजन के लिए यूज़ किया जाता था। आइए देखते हैं, दैट इज़ इन द बुक। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैप्टर के किसी भी बॉक्स और सोर्स को नहीं छोड़ूंगा, तो ये जो बॉक्स है इसमें आखिर हिंदू वर्ड के ओरिजिन के बारे में बताया गया। तो दिस इज़ अ पर्शियन वर्ड जो सबसे पहले यूज़ किया गया 5वीं और 6ठी शताब्दी में पर्शियंस के द्वारा। एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था चौथे चैप्टर में कि 5वीं 6ठी शताब्दी के आसपास हमारा पूरी दुनिया से इंटरेक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होना शुरू हुआ, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पस ऑफ वॉरफेयर। तो उन्होंने क्या किया, सिंधु जो नदी है इंडस, उसके पार के जितने भी लोग थे उसके पार के एरिया को डिनोट करने के लिए हिंदू वर्ड यूज़ किया। कि जो इंडस के ईस्ट का इलाका है, इंडस के ईस्ट का इलाका मतलब जिसमें पूरा हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह आता है, उसको इन्होंने हिंदू नाम से पुकारा। फिर उसके बाद आते हैं अरब्स। 1000 सालों बाद अरब्स ने उस सिंधु के पार के इलाके को, सिंधु के पूरब में जो इलाका था उसको कहा अल हिंद, और यहाँ पे रह रहे लोगों का हिंदी। इसीलिए बहुत सारी शायरियों में, मोहम्मद इकबाल की भी अगर शायरी सुनेंगे तो वो यहाँ के लोगों को हिंदी कहते हैं। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो ये टर्मिनोलॉजी भी वहीं से आया। उसके बाद आते हैं तर्क्स, दिल्ली सल्तनत के लोग, मुगल एम्पायर के लोग। उन्होंने इस इंडस के पूरब में रह रहे लोगों को कहा हिंदू, इस इलाके को कहा हिंदुस्तान, और यहाँ की ज़बान, लैंग्वेज को कहा हिंदवी। तो इसके बाद से ही इस इलाके सिंधु के इस पार रहने वाले सारे लोगों को कहा जाने लगा हिंदू। तो ये टर्म था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सभी के लिए था। दैट वाज अ होमोजेनियस टर्म, चाहे आप मुसलमान हैं,
सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, अगर आप सिंधु के इस पार रह रहे हैं तो आप हिंदू ही कहलाएंगे। लेकिन एक कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू होती है मुस्लिम लीग की स्थापना और कांग्रेस के उसके पोजीशन में आने के बाद से इन द 20th सेंचुरी। इसके बाद से जो टर्म थे हिंदू और मुसलमान, ये बहुत कॉमन हो गया। और उसके बाद हिंदू जो है वो सिनोनिमसली एक रिलीजन से जुड़ गया। ये पहले किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो आज के ज़माने में अगर हम हिंदू को किसी धर्म से जोड़ते हैं तो वो उसकी बेसिस को ही गलत ठहराता है, क्योंकि इसको जिस मतलब के लिए यूज़ किया गया था वो मतलब ये नहीं है। सो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द वर्ड हिंदू, कि कैसे ये ईजाद हुआ और कैसे समय के साथ इसके जो मायने हैं वो बदलते गए। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ इब्न बतूता, द मोस्ट सेलिब्रेटेड ट्रैवलर। भाई 1.25 लाख किलोमीटर ट्रैवल करना उस ज़माने में, जब ना तो फ़ोन था, इंटरनेट था, कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ी बात थी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इब्न बतूता की कहानी को। इब्न बतूता की कहानी अलग है अल-बिरूनी से। अल-बिरूनी को इंडियंस की क्यूरियोसिटी खींच लाई, और वो कोई प्रॉपर ट्रैवलर नहीं थे, स्कॉलर थे जो इंडिया के बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्कॉलर्स की किताबों को उन्होंने पढ़ा था। इब्न बतूता एक प्रॉपर ट्रैवलर था। इसको इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को घूमना था, लेकिन इसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो एकदम अलग हुई थी। इब्न बतूता का जन्म होता है टैंजियर में, मोरक्को में 1304 में। तो ये 14वीं शताब्दी के ट्रैवलर हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो एक ऐसी फैमिली में हुआ था जो जनरेशन से, पीढ़ियों से शरिया पे अपनी पकड़ रखती थी, शरिया को सीखती थी, और जो इस्लामिक जरिस्प्रूडेंस है उसमें एक्सपर्ट हुआ करती थी। और यही लोग आगे चल के काजी बनते थे। मतलब इनका खानदानी पेशा था काजी बनने का, जज बनने का। और इनको भी शरिया की ट्रेनिंग दी गई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई, आला दर्जे की। और इनकी फैमिली का हर फर्द एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भी आगे चल के काजी बनेंगे। बट इन्होंने कहा कि मेरी जो डेस्टिनी है वो अलग है, एंड आई विल चूज़ टू बिकम अ ट्रैवलर। और इसने अपने पूरे जीवन काल में 1,17,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो दैट इज़ द ह्यूमंगस ट्रैवलिंग जो उस ज़माने में पॉसिबल थी। उनकी अगर हम लोग यात्रा का वृत्तांत देखें, द इटिनरी, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सीरिया है, इराक है, नॉर्थ अफ्रीका तो पूरा घूमते हैं। सीरिया, तो उसके बाद एशिया में आते हैं तो सीरिया आ गया, इराक आ गया, पर्शिया आ गया, यमन आ गया, ओमान आ गया, मालदीव्स आ गया, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका तो आ ही गया। अनातोलिया जो आज का टर्की का रीजन है उसको हम लोग अनातोलिया कहते हैं। फिर सेंट्रल एशिया आ गया, चाइना आ गया, इंडोनेशिया आ गया, इंडिया आ गया, रशिया भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पे मंगोल खानेट थी, तो वो भी ट्रैवल करते हैं। और इनके कंपटीशन में वैसे तो आप किसी को नहीं रख सकते, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इनके नज़दीक कोई है तो मार्को पोलो साहब है। और मार्को पोलो के बारे में भी आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो एमसीक्यू के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो भी इब्न बतूता की तरह बहुत सारी कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, बट ही वॉज फ्रॉम वेनिस। ये कहाँ से थे ये लोग ना, ये बहुत ज़रूरी है। अल-बिरूनी है ख्वारिज़म से, इब्न बतूता है टैंजियर मोरक्को से, और मार्को पोलो है वेनिस से। और मार्को पोलो जो है ये इतनी दूर तक चले जाते हैं, वेनिस से चाइना तक चले गए, और चाइना में बहुत दिनों तक ये रुक गया है। वहाँ पे उस ज़माने में जो है जो भी चीज़ें इन्होंने देखी उसका ब्यौरा दिया। और जब ये वापस लौट के जाते हैं तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सबने सोचा था कि ये तो मर गया होगा। अच्छा, मार्को पोलो को भी आप इब्न बतूता के कंपटीशन में नहीं रख सकते, क्योंकि उस ज़माने में जो भी ट्रैवल करता था ना, सब किसी न किसी खास पर्पस के लिए ट्रैवल करते थे कि मुझे या तो धर्म फैलाना है, या मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है, सामानों को बेचना है। तो मार्को पोलो भी उसी में से एक है। मार्को पोलो व्यापार के पर्सपेक्टिव से ट्रैवल करते हैं। लेकिन ये जो इब्न बतूता है ये माल बेचने वाला आदमी नहीं था, ये प्रॉपर ट्रैवलर था। मतलब ये पैसे के लिए क्या करते थे, ये जहाँ भी ट्रैवल करते हैं मोस्ट जगहों पे या तो इस्लामिक सल्तनत थी या कोई एम्पायर था, तो वहाँ पे कुछ दिनों तक काजी हो जाते थे, किसी मदरसे में पढ़ा देते थे, और इससे जो पैसा आता था उससे अपनी आगे के ट्रैवल को कंटिन्यू करते थे। तो कोई ये व्यापारिक माल बेचने वाले आदमी नहीं थे, ना ही धर्म को बढ़ाने वाले थे। तो ही वॉज फ्यूल्ड बाय द मोटिव ऑफ ट्रैवलिंग ओनली, नो रिलीजन नो ट्रेड, दैट इज़ वाई ही इज सो स्पेशल। इतना लंबा ट्रैवल किसी ने केवल ट्रैवल करने के लिए किया उस ज़माने में, पथेटिक और इक्वली रिमार्केबल। इब्न बतूता के बारे में जब बात होती है तो उनकी इटिनरी को एक बार मैप में देखना ज़रूरी हो जाता है कि इन्होंने शुरुआत की बेसिकली यहाँ से, टैंजियर है, वेस्ट अफ्रीका जाते हैं, फिर नॉर्थ अफ्रीका पूरा घूमते हैं। और ये जो अलग अलग लाइन्स हैं ये इनके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन को दिखाती है, किस टाइम में इन्होंने कहाँ ट्रैवल किया। मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो ये पूरे अरेबियन पेनिसुला को विजिट करते हैं, वेस्ट एशिया आते हैं, लेवांट का रीजन ये आपका अनातोलिया हो गया, ये रशिया का इलाका हो गया। उस ज़माने में गोल्डन होडे का खानेट था यहाँ पे, हलागू खान शायद यहाँ के खान हुआ करते थे। यहाँ से होते हुए सेंट्रल एशिया से ये इंडिया आते हैं, फिर ये चाइना गए, बीच में म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया होते हुए चाइना जाते हैं। चाइना में उस ज़माने में कुबले खान की हुकूमत हुआ करती थी, जो चंगेज़ खान के सारे डिसेंडेंट्स। तो दैट वाज द इटिनरी ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में अगर बात करते हैं तो इंडिया में ये कैसे आए, हाउ ही केम टू इंडिया वाया सेंट्रल एशिया, ही रीच्ड सिंध। तो सबसे पहले इंडिया में आते हैं सिंध में, जो आज पाकिस्तान में, उस ज़माने में तो इंडिया का हिस्सा था।
तो सिंध ये पहुंचते हैं 1333 में, और सिंध से फिर पंजाब में मुल्तान होते हुए आते हैं दिल्ली इन 1334। एक साल के करीब इनको लगे सिंध से मुल्तान आने में। दिल्ली में उस ज़माने में शासन था तुगलक डायनेस्टी का, और जो रूलर थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब इनको विज़िट किया, ऑब्वियसली दूर से कोई ट्रैवलर आया था तो विज़िट तो करना ही था, तो इनकी जो शरिया की नॉलेज है उससे बहुत इंप्रेस हुए और इनके एडवेंचर से बहुत इंप्रेस हुए। तो इनको दिल्ली का काजी बना दिया, चीफ जज बना दिया, और काफ़ी दिनों तक ये दिल्ली के काजी के तौर पर सर्विस देते हैं। और उसके बाद अचानक से तुगलक, चूंकि खुद ही एक पागल रूलर था, आपने कई बार तुगलक की फरमान सुना होगा, या एक चीज़ ये भी सुनी है क्योंकि तुगलक ने दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दी तुगलकाबाद से। ये भी एक बहुत इनका स्पॉन्टेनियस डिसीजन था, और इसको लेके बहुत सारी कहानियाँ भी पॉपुलर है। एक कहानी ऐसी है कि तुगलक ऐसे ऐसे फैसले लेता था जिससे उसकी प्रजा बहुत परेशान थी, और इकॉनमी भी उस टाइम में बहुत डिक्लाइन में चली जाती है। अचानक से सिल्वर वगैरह ख़त्म हो गए, तो मिंट के लिए भी पैसा नहीं, सिक्के बनाने के लिए भी नहीं। तो तुगलक को जो है ना, उनके महलों के कॉरिडोर में ऐसे ख़त मिलते थे जिसमें इनको गाली दी जाती थी, और वो एनोनिमस होते थे तो पकड़ना मुश्किल था। तो इसने दिल्ली की जनता से बदला लेने के लिए दिल्ली की जनता को ऐसी सज़ा दी जिससे उभरने में बहुत समय। इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कैपिटल को ही बदल दूंगा, ये जो तुम्हारी दुकानें हैं, ये जो तुम्हारे घर द्वार हैं, इनको जब तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा तब तुम्हें जो दर्द होगा वो मेरे लिए खुशी होगी, और वो होती भी है। इतिहासकार बताते हैं कि तुगलक जब दिल्ली छोड़ रहा था दौलताबाद के लिए, तो दिल्ली से लोग रो रहे थे कि अब हमारे यहाँ से राजपाटी चला जाएगा तो भाई यहाँ पे लोग खाएंगे पिएंगे क्या, वो मार्केट, वो जो इकॉनमी है वो सारी तब्दील हो जाएगी दौलताबाद की तरफ। तो ये हंस रहा था, ही वॉज बेसिकली हैप्पी इन हिज हार्ट। तो इस टाइप का तुगलक था। तुगलक से झगड़ा हो जाता है और तुगलक ने डाल दिया इनको जेल में। फिर तुगलक को रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का, एंड फिर तुगलक ने इनको वापस निकाला और कहा कि आप अब हमारे इन्वॉय बन के, राजदूत बन के जाएंगे चाइना। तो ये अब अपनी चाइना की जर्नी को रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको जैसा बताया था कि इब्न बतूता भी कुछ समय के लिए डिप्लोमेटिक मिशन पे ही सही बट ट्रैवल करते हैं टू चाइना, मालदीव्स एंड अदर प्लेसेस। तो चाइना का ट्रैवल भी बहुत इनका फास्ट ट्रैवल है, बहुत यूनिक है। ऐसे डायरेक्ट चाइना नहीं जाते हैं, घूमते हुए चाइना जाते हैं। शुरुआत की दिल्ली से निकलते हैं, ये आते हैं नीचे मालाबार कोस्ट पे पहुंचते हैं। 1342 में बेसिकली रवाना हुए चाइना जाने के लिए। मालाबार कोस्ट जो आज का केरला कर्नाटक का इलाका है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से जाते हैं मालदीव्स। मालदीव्स में 17-18 महीने रुके, वहाँ भी काजी का काम किया। ठीक है, फिर मालदीव से वापस आते हैं मालाबार कोस्ट, और मालाबार कोस्ट से होते हुए फिर जाते हैं असम, बांग्लादेश और म्यांमार। और म्यांमार से जाते हैं ये इंडोनेशिया, जो आपका मलक्का स्ट्रेट है, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच जो जहाज़ जाते हैं ना, तो वहाँ के लिए इन्होंने जहाज़ लिया। और जो उस ज़माने में इंडोनेशिया को सुमात्रा कहते थे, तो ये कुछ नाम आप याद रखेंगे। सुमात्रा, जावा भी इन्हीं को कहा जाता है। जावा तो हालांकि इनकी कैपिटल भी है। तो सुमात्रा के लिए जहाज़ लिया। तो सुमात्रा से ये पहुँचते हैं चाइना। चाइना में ये पहुँचते हैं सबसे पहले जैतून नाम के शहर में, जिसको आज ग्वांगजू कहते हैं। कुछ साल पहले यहाँ पे एशिया गेम्स भी हुआ था, एशियन गेम्स। और वहाँ से ये कहते हैं कि एज़ फार एज बीजिंग ही ट्रैवल टू चाइना, और वहाँ से फिर वो वापस आने का इरादा करते हैं इन 1350 के आसपास। तो दैट वाज बेसिकली हिज जर्नी टू चाइना। और इस जर्नी के दौरान इन्होंने मालदीव्स को विजिट किया, श्रीलंका विजिट किया, बंगाल विजिट किया, आसाम विजिट किया, म्यांमार, इंडोनेशिया विजिट करते हुए ये चाइना पहुँचते। तो दिस इज़ हाउ एडवेंचरस ही वॉज, कि मतलब सीधे काम इनको दिया गया कि भाई आपको कुबले खान के यहाँ हमारा संदेश पहुँचाना है और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करना है। तो ये इतना ट्रैवल करके जाते हैं चाइना। स्ट्रेट पैसे पे जा रहे थे, तो उसी ज़माने से बाबूशाही थी इनकी, तो खर्चे किए जा रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस लिए जा रहा है। और बतूता ने अपने अकाउंट्स में थे तो ये बहुत फियरलेस ट्रैवलर, और बहुत एफर्टलेसली इन्होंने ट्रैवल भी किया है। भाई 1,17,000 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल करता है आज के ज़माने में भी तो बहुत बड़ी बात है, बट उस ज़माने में इन्होंने किया। तो इनके अकाउंट्स को देख के हमें ये चीज़ें बहुत आसान लगती है। अब कैसे तुरंत जो है वो सिंध से मुल्तान आ जाते हैं, फिर इंडिया चले आते हैं, फिर उसके पीछे आपने सेंट्रल एशिया, इराक, पर्शिया, ये सब ट्रैवल किया हुआ है, तो बहुत ईजी लगता है सुनने में, बट है बहुत मुश्किल। बतूता अपने किताबों में ट्रैवल की जो डिफ़िकल्टीज़ है इसके बारे में बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो ट्रैवल करने से रोकता था लोगों को। सबसे पहली चीज़ तो कि ट्रैवल टाइम बहुत हाई था, आप बहुत जल्दी कहीं नहीं पहुंच सकते थे। जैसे आपको मुल्तान से दिल्ली आना था तो 40 दिन लगता था, सिंध से दिल्ली जाने में 50 दिन लगते थे। ऐसे ही दौलताबाद से दिल्ली आने में 40 दिन लगते थे। तुगलकाबाद और दौलताबाद, दिल्ली को उस ज़माने में तुगलकाबाद कहते थे, क्योंकि उस समय जो दिल्ली थी वो तुगलकाबाद से रूल की जाती थी, वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तो दैट वाज द ट्रैवल टाइम। ये तो चलो एक कंट्री में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो, इसके अलावा अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, शिप से ट्रैवल करते हैं, तो आपको और समय लगता है। और एक चीज़ ये भी थी कि सिक्योरिटी कंसर्न था। आप शिप तो हर जगह होगा नहीं, आपको बाई लैंड भी ट्रैवल करना पड़ेगा, तो बहुत सारी डकैती भी होती थी, इसलिए लोग कारवा में ट्रैवल करना पसंद करते थे बहुत ज़्यादा। और एक
अनसर्टेनिटी भी थी कि आप कल को घोड़े से ट्रैवल करेंगे, फिर हो सकता है परसों आपको पैदल ट्रैवल करना पड़े, फिर उसके अगले दिन आपको हो सकता है ऊँट मिल जाए। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। और लास्ट जो चीज़ जिसके बारे में इन्होंने चर्चा की है दैट इज़ होम सिकनेस। इस चैप्टर में एक सोर्स है, बॉक्स है बेसिकली, उसमें ये बताते हैं कि ये जब ट्यूनिस पहुँचते हैं ना, जो आज के नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, तो ट्यूनिस में ये कारवा के साथ गए और कारवा में बहुत सारे शेख थे। तो जब ये ट्यूनिस उतरा तो उन शेखों के स्वागत के लिए बहुत सारे लोग आए और सब ने एक दूसरे से ग्रीटिंग की। इनको कोई मिल नहीं रहा था, इनसे कोई पूछ नहीं रहा था, तो इनको बहुत बुरा लगा कि यार मैंने क्या डिसीजन ले लिया, यहाँ पे कोई मुझे जानता नहीं और इन लोगों से मिलने के लिए मैं इतनी मुश्किलात से ट्रैवल करके आऊँ, सफ़र करके आऊँ। तो ये सोच के इनकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि इनका भी स्वागत हमें करना चाहिए था, ये भी बाहर से आए हुए लोग हैं। तो फिर लोग आते हैं, इनको ग्रीट करते हैं, इनको कंसोल करते हैं। सो होम सिकनेस वॉज अनदर डिफिकल्टी इन द ट्रैवल। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनकी किताब के बारे में, जो कि उस जमाने की सबसे बड़ी ट्रैवलॉग मानी गई। मतलब इसने एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर किया पूरी दुनिया को ट्रैवल करने के लिए। इसको पढ़ने के बाद अरेबियन पेनिनसुला से, सेंट्रल एशिया से लोग इंस्पायर होकर दूर दराज इलाकों में विजिट करते हैं। सो हिज बुक वॉज अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड हिज बुक वॉज नेम्ड एज रिहाला, द ट्रैवलॉग ऑफ इब्न बतूता। रिहाला की अगर बात करें तो ये भी अरबिक में लिखी गई है, लाइक किताबुल हिंद, और इसको सबसे रिचेस्ट ट्रैवलॉग माना गया है। देखो, किताबुल हिंद को आप ट्रैवलॉग नहीं मान सकते क्योंकि अल-बिरूनी ने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया उसमें उन्होंने जो भी इंडिया में देखा उसको डिस्क्राइब किया है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डाइडेक्टिक किताब जिसमें चीज़ें डिटेल्ड मैनर में है। बट ये जो रिहाला है ये बेसिकली एक व्लॉग है, रिटन ब्लॉग है, जिसको आप ट्रैवलॉग कहते हैं। इसमें इब्न बतूता साहब अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि मैं जब शाम गया, मैं जब सीरिया गया, शाम कहते थे सीरिया को, मैं जब अफ़गानिस्तान गया तो मैंने ये चीज़ देखी, मैंने उस कारवा सराय में इस आदमी से मुलाकात की। तो दैट इज़ द ट्रैवलॉग। इसमें इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखा है, यहाँ के जिस भी लोगों से मिले उनके कल्चर को, बिलीव्स को, उनके वैल्यूज़ के बारे में बताया, उनके बिहेवियर के बारे में बताया है, जो भी न्यू और स्ट्रेंज चीज़ें जो भी उन्होंने देखा। और इसी में इन्होंने कोकोनट का डिस्क्रिप्शन दिया, पान का डिस्क्रिप्शन दिया, विच वॉज वेरी यूनिक बट वेरी डिटेल्ड। और रिहाला को पढ़ने के बाद एक जनरेशन इंस्पायर हुई और उसके बाद बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली इंडिया ट्रैवल करने आते हैं इस किताब को पढ़ के। उसमें से कुछ फेमस नाम है, जैसे एक नाम है अब्दुल रज़ाक समरकंदी का। ये थे तो डिप्लोमेट बट इन्होंने रिहाला ही पढ़ के इंडिया को जाने का ख्वाब देखा था। तो अब्दुल रज़ाक समरकंदी आते हैं। उसके बाद आते हैं महमूद वली बाल्खी। महमूद वली बाल्खी अफ़गानिस्तान से आते हैं, बाल्ख एक रीज़न है। फिर शेख अली हाज़िन आते हैं, तो ये दोनों भी काफ़ी दिनों तक रहे इंडिया में। इसमें महमूद वली बाल्खी तो कुछ ज़मानों तक कहते हैं कि शायद इन्होंने संन्यास ही ग्रहण कर लिया था और फिर बाद में जो है अपने वतन को वापस चाहते। शेख अली हाज़िन की ये स्टोरी हालांकि बहुत यूनिक है। इनको इंडिया कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि इन्होंने जो सोचा था कि जब बतूता इंडिया है तो उनका बहुत सेलिब्रेटेड स्वागत किया गया, अब्दुल रज़ाक समरकंदी को बहुत सराखों पर बैठाया गया, तो इन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था और शायद इनके साथ ऐसा नहीं होता। तो ये थोड़े से जो है रेड कारपेट ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से नाराज़ हुए। ये कहानी शेख अली हाज़िन की है। दैट वाज द स्टोरी ऑफ रिहाला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फ्रांसिस बर्नियर की कहानी को शुरू करेंगे। आई होप कि ये इब्न बतूता की कहानी और उनकी किताब के बारे में जो भी मैंने बताया वो सब आप समझ गए होंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके से हम अपने कोर्स में भी और इससे भी ज़्यादा इलैबोरेटिव मैनर में चीज़ों को बताते हैं विद द स्टोरीज एंड द एग्जांपल्स, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे सामने लिमिटेशंस होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग डीपीपीज, टेस्ट, मेंटोरशिप्स एंड मेनी मोर। सो डू चेक आउट द कोर्स। अगर आपको कोर्स में इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो एंड खुद को इनरोल कर सकते हो। दैट कोर्स इज फॉर द बोर्ड्स एंड द CUET एज वेल, क्योंकि इसमें हम आंसर राइटिंग और MCQ अप्रोच ये दोनों सिखाते हैं। नाउ स्टार्टिंग द स्टोरी ऑफ फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर बहुत खास प्राणी है। इसका इंटरेस्ट था कंपैरिजन में। जैसे बतूता एक प्रॉपर ट्रैवलर थे, अल-बिरूनी इंडिया से मोहब्बत करते थे, फ्रांसिस बर्नियर यूरोप से मोहब्बत करता था और अपनी मोहब्बत का इजहार वो इंडिया आके करता है। ठीक है, तो वो कैसे करता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले फ्रांसिस बर्नियर से पहले आए हुए यूरोपियंस को देखते हैं। वास्को डी गामा के आने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर आने लगे। उसमें से शुरुआत के जो थे वो तो पोर्चुगल, इटली के थे। उसके बाद स्पेन के लोग आते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, डच आते हैं। तो शुरुआत में कुछ पोर्चुगल के लोग हैं, दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस जैसे लोग हैं, फर्नेओ नूनीज जैसे लोग हैं। तो रॉबर्टो नोबिली एक आदमी था, ये तो बेसिकली पादरी था इटली का, तो ये इंडिया आता है। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा था, ये फ्रांस से थे। देखो कौन सा ट्रैवलर कहाँ का था ना, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये बारबोसा या डिगामा, इस टाइप के लास्ट में जो ए नाम के लेटर्स होते हैं वो जनरली पोर्चुगल से। फिर लास्ट में जो आई होता है, नोबिली, मनूगी, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इटली के होते हैं। और लास्ट में जो आर से ख़त्म होता है ना, टैवर्नियर, बर्नियर, ठीक है, तो ये सब जनरली फ्रांस के होते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। निकोलाओ मनूकी तो बेसिकली एक फिजिशियन था जो कि इटली से इंडिया आया और यहीं पर रह जाता है, ऐसा माना जाता है।
उसके बाद आते हैं बर्नियर। बर्नियर के ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। एक फ्रांस के डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, फिलोसफर भी आप कह सकते हैं, हिस्टोरियन भी कह सकते हैं, जो भी आपको कहना आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग रोल इन्होंने प्ले किया है। इंडिया आते हैं और इंडिया में 12 सालों तक निवास करते हैं, 1656 से लेकर 1668। और ये वो दौर था जब शाहजहाँ से पावर अब ट्रांसफ़र होगी औरंगजेब की तरफ। गॉट इट। शुरुआत में दारा शिकोह के फिजिशियन थे। दारा शिकोह कौन था? तो दारा शिकोह शाहजहाँ का सबसे बड़ा लड़का था और शाहजहाँ खुद चाहते थे कि दारा शिकोह ही हमारा अगला सम्राट बने भारत का। लेकिन दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो लड़ाई हुई सक्सेशन की, उसमें औरंगजेब जीत जाता है और औरंगजेब गद्दी पे बैठ गया। अब जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो दारा शिकोह के सारे लोगों को उसने मरवाना शुरू किया। बर्नियर उसके फिजिशियन थे, तो इनको भी अपनी जान पे खतरा महसूस हुआ। तो ये एक और नोबेल थे वहाँ के, मतलब कोर्ट के ऑफिशियल, दानिशमंद खान, उनके यहाँ ये फिजिशियन बन जाता है कि भाई मैं दारा शिकोह के अगर काम करूँगा तो फिर मार दिया जाऊँगा। तो इनके यहाँ फिर ये छिप के काम करने लगता है। उसके बाद फिर वापस उसको मुगल कोर्ट में जगह मिलती है बर्नियर को। उसके बाद मुगल एम्पायर के खर्चे पे ये बहुत ज़्यादा जगहों पे ट्रैवल भी करने जाते हैं, जिसका ब्यौरा उन्होंने अपने किताबों में दिया है। तो इनकी जो किताब है द ट्रैवलर ऑफ बर्नियर इज कॉल्ड एज द ट्रैवल्स इन मोगुल एम्पायर। मोगुल इसलिए क्योंकि उनको उस ज़माने में मोगुल कहा गया, ब्रिटिशर्स ने हालांकि ये नाम दिया, ये खुद को तिमुरिद कहते थे, जो कि आप चैप्टर 9 जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो मुगल एम्पायर हम लोग चिल्लाते हैं, मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे वो खुद को कभी मुगल्स कहते ही नहीं थे, ये तो यूरोपियंस के द्वारा दिया गया उनका नाम है। सो दैट इज़ द ट्रैवलॉग ऑफ बर्नियर। शुरुआत में ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच और बाद में इसको फिर अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। एंड दिस बुक वॉज वेरी पॉपुलर इन यूरोप। इस किताब को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने इंडिया के प्रति अपना परसेप्शन डेवलप किया, तो इसलिए किताब बहुत खास हो जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द राइटिंग्स ऑफ बर्नियर, बर्नियर ने एक कॉम्पेरेटिव स्टडी की है, मतलब जो भी चीज़ इंडिया में देखा उसको ईस्ट का मान लिया और उसको वेस्ट की चीज़ों से खास तौर पे फ्रांस की चीज़ों से कंपेयर किया। और हमेशा अपने कंपैरिजन में, मतलब जहाँ भी ये ट्रैवल करते रहे वहाँ के सिचुएशन को कंपेयर करते थे यूरोपियन सिचुएशन से। ही ट्रैवल मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड कंपेयर द सिचुएशन इन इंडिया विद यूरोप, कि अगर उन्होंने यहाँ की शादी देखी तो उसको यूरोपियन मैरिज से वो कंपेयर करेंगे, यहाँ का लैंड ओनरशिप देखा तो उसको यूरोपियन लैंड ओनरशिप सिस्टम से कंपेयर करेंगे। और जब ये कंपेयर करते थे तो इंडिया को हमेशा ब्लीक ही दिखाते थे, या शायद इंडिया इनको ब्लीक ही दिखता था और यूरोपियंस इनको हमेशा सुपीरियर दिखते थे। तो कई लोग ये कहते हैं कि ये बेसिकली एक फेवर चाहता था फ्रांस के सम्राट से, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़्यादातर राइटिंग्स को लुई 14 जो उस ज़माने में फ्रांस का सम्राट था उसको समर्पित किया है। और बहुत सारी चीज़ें जो इनके किताब में बाद में छापी गई वो उन पत्रों से ली गई थी जो उन्होंने फ्रांस के ऑफिशियल्स को भेजा था। तो इनका फ्रांस के ऑफिशियल से भी पत्र व्यवहार होता था, उसमें भी ये इंडिया के बारे में बताया करते थे। तो जो ये किताब है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें ये दोनों चीज़ें हैं, जो उनकी डायरी की चीज़ें हैं वो, और जो इनके पत्र में इन्होंने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया था वो। तो इन दोनों जगहों पे ये कंपैरिजन करते हैं इंडियन सोसाइटी का यूरोपियन सोसाइटी से, और हर जगह पे ऑलमोस्ट इंडियन सोसाइटी को कमतर दिखाते हैं, इन्फीरियर दिखाते हैं। और इनका मकसद ये था कि ये ऐसा करके फ्रांस के सम्राट को और ऑफिशियल्स को ये बताना चाहते थे कि आपने यूरोप में कितना अच्छा काम किया हुआ है, पर्टिकुलरली इन फ्रांस आपने कितना अच्छा काम किया है। और इसके एवज में ये कुछ फेवर लेना चाहते थे कि ये जब यहाँ से वापस फ्रांस जाएंगे तो इनको कोई कोर्ट ऑफिस मिल जाए या कोई बहुत बड़ा सा कैसल मिल जाए, राजा खुश होकर इनको दे दे। तो ये बेसिकली इनकी कहानी है। और इनकी जो किताब है ये बहुत पॉपुलर हुई, गलत तरीके से पॉपुलर हुई। इसमें इन्होंने इंडिया का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे किया, बट लकीली हिज वर्क्स वेर वेरी पॉपुलर। और पॉपुलर होने के पीछे रीज़न था प्रिंटिंग। रीज़न बिहाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ हिज वर्क वॉज द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है कोई 16वीं शताब्दी में ही, और जितनी भी इनकी किताबें हैं, इन्होंने तो फ्रांस में लिखा था, फ्रेंच में लिखा था, उसमें से ये 30 से अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती चली गई। इनिशियली हिज वर्क्स वेर पब्लिश्ड इन फ्रेंच इन 1670s to 71, जब ये वापस आते हैं फ्रांस तो उसके बाद धड़ल्ले से इंग्लिश में, डच में, जर्मन, इटालियन, पोर्चुगीज़, अलग अलग लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट कर दिया गया विद इन स्पैन ऑफ फ्यू ईयर्स। और ये पॉसिबल था बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग ओनली। ये चीज़ पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हो रही थी। इसीलिए आप देखेंगे कि यूरोपियन स्कॉलरशिप जो है वो उस ज़माने में एक ऐसा एज ले लेती है जिसको बीट करने में अभी तक एशियन स्कॉलरशिप को टाइम लग रहा है। और वो क्यों? क्योंकि हमने बहुत लेट से प्रिंटिंग की शुरुआत की। बहुत सारे अरेबियन, पर्शियन और जो संस्कृतिक टेक्स्ट थे इनको तो बहुत दिनों तक ट्रांसलेट नहीं किया गया, मतलब 1800-1900 तक ट्रांसलेट किया ही नहीं गया, क्योंकि उस ज़माने में जो भी अम्पायर्स थे मोस्टली इस्लामिक थे। चाहे हम मुगलों की बात करें, ऑटोमन्स की बात करें, तो ऑटोमन्स के जो उलेमा थे उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग हराम है, प्रिंटिंग बैन कर दो, प्रिंटिंग को हम लोग अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। और उसके बाद बहुत दिनों तक जो जानकारी पूरी दुनिया की हमारे लाइब्रेरीज़ में इकट्ठी हो सकती थी वो यूरोपियन लाइब्रेरीज़ में इकट्ठी हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब जगह की जानकारी को इकट्ठा किया, प्रिंट कर करके अलग अलग जगह पे भेजा। और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो दुनिया भर में सभी को पता है, दैट इज़ द नॉलेज, द इन्फॉर्मेशन। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा नॉलेज रहेगी वही पावरफुल रहेगा। इसीलिए एशिया बहुत दिनों तक पीछे रहा बिकॉज ऑफ दिस फुलिशनेस।
तो दैट वाज हाउ दिस बुक वाज वेरी पॉपुलर एंड उसने एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट बना दिया, जिसको आगे हम देखेंगे कि उसके बाद एक जनरेशन आई जिनको लगता था कि सही में इंडिया उतना गरीब है जैसा बर्नियर ने बताया है, और यहाँ के राजा के पास खाने को पैसे नहीं है, वो भिखारियों का सम्राट है जैसा बर्नियर ने अपने किताबों में बताया था। और फिर बहुत सारे लोग आते हैं तो उन्होंने बिल्कुल अलग पाया इंडिया को, वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ फ्रांसिस बर्नियर, इसीलिए इसको डॉक्टर विथ डिफरेंस भी कहा गया। एक ऐसा फिजिशियन जो केवल डिसएग्रीमेंट रखता था अपने दिमाग में, बिल्कुल लाइकिंग नहीं थी इनकी इंडिया को लेके। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ ऑल थ्री ट्रैवलर्स। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अल बरूनी के डिस्क्रिप्शन से कि अल बरूनी जब इंडिया में आते हैं तो किन चीज़ों पर उनका ध्यान गया, कैसे उन्होंने इंडिया में अपने रिसर्चेस किए और किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने स्पेशल डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके बाद इब्न बतूता को देखेंगे और इसके बाद फ्रांसिस बर्नियर को देखेंगे। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर एक्सप्लेनेशन, मेक श्योर you like the video and subscribe to the channel. And if you want to enroll in our course, which is much more amazing than this video, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, you can just peep through our courses. आप वेबसाइट में हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हो और जो बाकी चीज़ें मटेरियल वहाँ पे लिस्ट डाउन है उनको एक बार चेकआउट कर सकते हो, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दैट और इफ़ यू वांट टू चेक द कोर्स, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, यू कैन चेक दैट। सो अल बरूनी ने अपने इंडिया के वृतांत में सबसे पहले उन बैरियर्स का जिक्र किया है जो उनके रिसर्चेज में आड़े आई कि इंडिया को ऑब्जर्व करने में आखिर किन किन बैरियर्स का सामना, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, और ये सवाल सब्जेक्टिव में बोर्ड्स में कई बार पूछा जाता है। सो सबसे पहला बैरियर जिसका जिक्र उन्होंने किया है दैट वाज लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो संस्कृत लैंग्वेज है बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई सेंट्रल एशियन बैकग्राउंड का है या पर्शियन बैकग्राउंड का है तो उसको समझने में बहुत डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि वो अरबिक और पर्शियन से बहुत डिफरेंट है। दूसरा जो बैरियर था दैट वाज डिफरेंसेस इन द रिलीजियस बिलीफ, कि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि आप किसी एक जगह की बिलीफ या कस्टम को समझ के उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि पूरी इंडिया में यही चीज़ फॉलो की जाती होगी, क्योंकि नॉर्थ का कस्टम साउथ से अलग है, वेस्ट का कस्टम ईस्ट से अलग है, और इवन स्टेट वाइज भी कस्टम्स और जो रिचुअल्स है वो बदलते जाते हैं। और तीसरी चीज़ थी सेल्फ एब्जॉर्प्शन। उन्होंने कहा कि इंडिया के लोग खुद के चीज़ों में इतने मशगूल हैं और खुद के चीज़ों में इतना प्राइड रखते हैं कि कई बार जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो लोगों के सामने नहीं आ पाता है। ठीक है, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल एक ऐसा होगा कि जैसे सती प्रथा बहुत दिनों तक चलती आती थी और इसको बाकायदा जस्टिफाई करा गया था कि भाई महिलाओं का जो अस्तित्व है वो उसके पुरुषों तक ही सीमित है, और पुरुष जब चले जाते हैं तो उनके ऊपर से प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर का जो छत्र छाया है वो ख़त्म हो गया, तो अब उनको बाकायदा मर जाना चाहिए। ये इनकी जस्टिफिकेशन थी और इसको इन्होंने इतना सॉलिडिफाई करके प्रस्तुत किया हुआ था कि बहुत दिनों तक लोग सती प्रथा जैसे प्रथाओं को वैलिड मान के इसको फॉलो करते रहे। सो दीज वेर सम ऑफ द बैरियर्स इन द ऑब्जर्वेशन। अब इन्होंने इंडिया के बारे में जानने के लिए जिन सोर्सेज को रेफर किया वो भी जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल आता है। ही रेफर्ड ऑल द संस्कृतिक सोर्सेज, वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, भगवद गीता पढ़ा, फिर पतंजलि की किताबों को पढ़ा, मनुस्मृति को पढ़ा, और इसमें से बहुत सारी चीज़ों को ये ट्रांसलेट भी करते हैं। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो पतंजलि के ग्रामर को अरेबिक में ट्रांसलेट किया ताकि विदेशों में जाके जो संस्कृत है उसको पढ़ा जा सके, समझा जा सके। और इसके बाद जो यूक्लिड की मैथमेटिक्स थी, जिसको ग्रीक मैथमेटिक्स जो इस्लामिक स्कॉलर्स ने संजो के रखा था, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में शायद बताया था कि आफ्टर द रोमन एम्पायर बिकेम क्रिश्चियनाइज्ड, ये जो अरस्तु की किताबें थी और जितने मैथमेटिशियंस वगैरह थे उस ग्रीक स्कॉलर एरा के गोल्डन पीरियड के, उन सबको जला दिया गया। कहा गया कि ये सब तो पॉलीथीस्ट थे, इनकी किताबों को पढ़ने का अब क्या फ़ायदा है। और उनकी किताबों को ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स है इन्होंने ही संजो के रखा था, और यही फिर दुनिया को ये बताते हैं कि अरस्तु ने ये कहा था, सुकरात ने ये कहा था। सो ही ट्रांसलेटेड यूक्लिड मैथमेटिक्स फॉर हिज ब्राह्मणा फ्रेंड्स इनटू संस्कृत, ताकि वो लोग समझ सके, पढ़ सके। तो जो यूक्लिड की ज्योमेट्री आपने 10th में पढ़ी होगी तो ये इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से हमें यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं अल बरूनी का कास्ट सिस्टम के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है उसको देखते हैं। बेसिकली जब ये कास्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो अगेन क्वेश्चन से शुरू करते हैं और बताते हैं कि इंडिया में 4 फोल्ड सोसाइटी बटी हुई थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों के ओरिजिन के बारे में बताते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति सुप्रीम पुरुष आदि पुरुष के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति उनके बाँह से, और वैश्य की उत्पत्ति उनके जांघ से, और शूद्र की उत्पत्ति उनके फीट से हुई है। ये आपके सोर्स में मेंशन भी है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा जो स्टेप था इनके राइटिंग स्टाइल का वो क्या था, कंपैरिजन। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, अब कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे इन द कास्ट सिस्टम। तो इन्होंने इसको कंपेयर किया एंशिएंट पर्शिया के सोशल डिवीजन से। उसमें भी उन्होंने कहा था कि 4 फोल्ड डिवीजन था। सबसे पहले आते थे राजा और राजकुमार, उसके बाद आते थे मंक्स, फायर प्रीस्ट, क्योंकि वो जो पर्शिया था बिफोर इस्लाम वो अग्नि की पूजा करने वाला था, ज़ोरेस्ट्रिज्म में अग्नि की पूजा की जाती है।
लॉयर्स आते थे और उसके बाद आते थे फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड द साइंटिस्ट, और सबसे नीचे होते थे पीजेंट्स और आर्टिसन। और उसके बाद ये कंक्लूड करते हैं अपने ओपिनियन के साथ। तो बेसिकली जब इन्होंने कास्ट सिस्टम को पढ़ा तो इन्होंने तो सारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ही पढ़े थे। तो कास्ट सिस्टम पे अपना ब्यौरा देते हुए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जो वैश्य और शूद्र की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इससे ये पता चलता है कि 1000 AD के आसपास ये जो दोनों वर्ग थे इनकी हालत बहुत ख़राब थी और ऑलमोस्ट सेम ही हो चुकी थी। दोनों साथ ही रहते थे और साथ ही एक ही तरीके का लाइफस्टाइल ये फॉलो करते थे, और वो उसी के ठीक उल्टा ब्राह्मण और क्षत्रियों की लाइफस्टाइल थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत एलीट हुआ करती थी। अब अल बरूनी का जो राइटिंग स्टाइल था वो कैसा था, सबसे लास्ट में वो अपना कंपैरिजन करके कंक्लूजन दिया करते थे। अब वो कंक्लूड करते हैं अपने ओपिनियन के साथ। उन्होंने जब इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ा तो उनको बताया गया कि इस वर्ण व्यवस्था में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके पीछे पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि कुछ एक्टिविटीज़ प्योर है, कुछ एक्टिविटीज़ इम्प्योर है। तो उसको ये काउंटर करते हैं, कहते हैं कि दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ हमेशा इम्प्योर रहे और कोई भी चीज़ हमेशा प्योर रहे। अगर आप ये मानते हैं कि चांडाल हमेशा इम्प्योर ही रहेंगे तो गलत है, और चांडाल जो एक्टिविटी करते हैं वो हमेशा इम्प्योर रहेगी तो गलत है, क्योंकि दैट इज़ अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचर। और उसका एग्जाम्पल वो इस तरीके से देते हैं कि जिस तरीके से सूरज जो है वो हवा को प्योर करता है, जिस तरीके से समंदर का खारा पानी उसके पानी को प्योर करता है, पॉल्यूशन से बचाता है, उसी तरीके से दुनिया की कोई भी इम्प्योर चीज़ हमेशा प्योर होने का प्रयास करती है। तो अगर ब्राह्मण्स ये कहते हैं कि जो चांडाल एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी के बेसिस पे उनको हमेशा इम्प्योर रखा जाए और डिस्क्रिमिनेट किया जाए, दैट इज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नेचर, दैट इज़ अगेंस्ट द बेसिक आइडिया, बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ नेचर। तो इस तरीके से इन्होंने इसको काउंटर किया। अब जब हम बात करते हैं चांडालों के सिचुएशन की, जो अल-बिरूनी ने बताया कि बहुत ख़राब थी, अलग सेटलमेंट में इनको रहना पड़ता था, और वैश्यों की सिचुएशन वैसी ही थी, शूद्रों जितनी बुरी सिचुएशन इनकी थी। तो रियलिटी चेक क्या था, क्योंकि जब हम फॉरेनर्स के अकाउंट को पढ़ेंगे तो हर मोड पे हम लोग रियलिटी चेक एक बार ज़रूर करेंगे कि भाई बर्नियर जो कह रहा है क्या वो सही है कि नहीं, बतूता जो कह रहा है क्या वो सही है कि नहीं। इसी तरीके से बरूनी के समय में भी हम लोग रियलिटी चेक करेंगे। देखो रियलिटी चेक जब हम लोग करते हैं तो पता चलता है कि जो शूद्र थे और उसमें जो अनटचेबल्स थे वो ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से आउटसाइड रखे गए थे, उनको भी इकोनॉमिक सिस्टम में पार्ट बनाया गया था। वो खेतों में आके काम करते थे बड़े बड़े ज़मींदारों के, तो ऐसा उनको आइसोलेट करके नहीं रखा गया था। और सोशल लाइफ जितना ये अल-बिरूनी बता रहे उतना रिजिड नहीं था। सेटलमेंट्स भले ही अलग थे बट एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता था सर्विसेज का, क्योंकि सोसाइटी सभी के एफर्ट से चलती है। लेकिन अल-बिरूनी ने फिर ऐसा क्यों लिखा है? उन्होंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने किन की किताबों को पढ़ा है, तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ा, और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में तो आइडियल सिचुएशन ही बताया जाएगा ना। 3rd चैप्टर में आपने देखा था कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्या क्या आइडियाज़ थे कि आप एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते, आपको शादी के बाद फीमेल के लिए रूल था कि आपको अपना गोत्र बदलना पड़ेगा। क्या इस तरीके के रूल पूरी इंडिया में फॉलो होते थे? नहीं होते थे। तो आप अगर उन टेक्स्ट को पढ़ के ये मानेंगे कि पूरे भारत की सिचुएशन यही थी तो वो गलत है। एंड दिस इज व्हाट अल-बिरूनी वाज डूइंग। वो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को पढ़ के भारत के प्रति अपना ओपिनियन बना रहे थे, विच वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि भारत में कोई भी चीज़ होमोजेनियसली या यूनिफॉर्मली फॉलो नहीं होती थी, हर जगह पे आपको एक्सेप्शंस दिख जाते थे। So that was the story of Al-Biruni. That was how he has provided us the description of caste system. यहाँ पे एक टर्म याद रखना आप लोग, अंत्यज वर्ड यूज़ किया जाता था अनटचेबल्स के लिए। जो शूद्र होते थे उसमें भी जो अनटचेबल्स की कैटेगरी थी चांडालों की, उनके लिए। तो ये अक्सर MCQ में पूछा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से इब्न बतूता के किसी डिस्क्रिप्शन को पकड़ेंगे और देखेंगे कि इब्न बतूता ने अपने स्टे के दौरान किन किन चीज़ों के ऊपर ब्यौरा दिया है। सो इब्न बतूता एंड द अनफेमिलियर वर्ड, देखो इनके लिए भी उतना ही अनफेमिलियर है जितना अल-बिरूनी के लिए था। अल-बिरूनी से ज़्यादा अनफेमिलियर आप इब्न बतूता के लिए मानेंगे, क्योंकि इब्न बतूता तो बहुत दूर से आते हैं और इंडिया के बारे में इनका कोई बहुत प्रायर एक्सपीरियंस, पुराना अनुभव नहीं था। तो इब्न बतूता के अगर हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो ही हैज़ प्रोवाइडेड एवरी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, जो भी नई चीज़, जो भी अनफेमिलियर चीज़ इन्होंने देखी उसका एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ इन्होंने हर छोटी बड़ी चीज़ों को एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, फ्रॉम द कल्चर टू द फूड टू द वेदर टू कम्युनिकेशन टू द मार्केट्स। और इसी वजह से रिहाला में हमें इंडिया के बारे में शायद अल-बिरूनी की किताब-उल-हिंद से ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने बहुत ब्यौरा दिया। और इनका जो वेतन था वो भी बहुत ज़्यादा था। ये साउथ इंडिया भी घूमते हैं, नॉर्थ भी घूमते हैं, ईस्ट इंडिया भी जाते हैं। शायद अल-बिरूनी उतना ट्रैवल नहीं कर पाए, इसलिए ये फ़र्क आपको दिखता है। उसके बाद इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन का हमें उदाहरण इनके पान के डिस्क्रिप्शन से या कोकोनट के डिस्क्रिप्शन से मिलता है। आपकी किताब में सोर्स भी है जिसमें वो पान को बता रहे कि कैसी पत्ती है जिसको चबाया जाता है, जिसको निगलते नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है। फिर कोकोनट को ह्यूमन हेड से कंपेयर कर रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ
इन्होंने किस तरीके से ये कॉमन चीज़ है जो भारत में बहुत कॉमन थी उसको बहुत नायाब तरीके से प्रस्तुत किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने ताकि वो जान पाए। जब हम इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो सबसे पहला ब्यौरा जो वो देते हैं इंडियन शहरों का। और ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने इंडियन शहरों को कैसा बताया है। तो ये सेड कि इंडिया के जो शहर है बहुत अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है और वो भूख है तो आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के शहरों का इकोनॉमिक और सोशल बेस बहुत मजबूत है। यहाँ पे मार्केट्स बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमी में एक्सपोर्ट बहुत होता है। तो यहाँ के जो बाजार है हमेशा लोग वहाँ भरे रहते हैं। दे हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड देयर मार्केट्स हैड ह्यूज वैरायटी ऑफ गुड्स। मतलब टेक्सटाइल से लेके मसाले, मसालों से लेके ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल्स वगैरह सब कुछ इंडिया के मार्केट्स में आपको मिल जाएंगे। और बाज़ार में केवल सामानों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है। ये चीज़ बहुत नायाब थी, ये बाहर नहीं हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे शहरों से जो होके गुजरे थे ना वो सब इस्लामिक शहर थे और वहाँ पे इंटरटेनमेंट उतना नहीं होता था। बट इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ एंटरटेनमेंट। तो इन शहरों में ये बताते हैं कि बाकायदा जो गाना है म्यूजिशियंस वगैरह बैठते थे और वो एक खास स्पेस बनाया जाता था उसके लिए और वहाँ पे गाना गाया करते थे। तो द बाजार्स वेर ऑल्सो द हब ऑफ सोशल एंड द कल्चरल एक्टिविटीज़। अब जब हम बात करते हैं बाज़ारों की तो यहाँ पे टेम्पल्स भी बनाए जाते थे, मॉस्क्स भी बनाए जाते थे फॉर द रिलीजियस पर्पसेस। और जनरली ये जो म्यूजिशियंस एंड जो डांसर्स की परफॉर्मेंस है वो इसी मगरिब की नमाज के बाद हुआ करती थी, शाम के प्रेयर के बाद हुआ करती थी। इन्होंने इंडिया के उस ज़माने के शहर दौलताबाद और तुगलकाबाद का ब्यौरा दिया है कि ये जो दोनों शहर है ये इंडिया के ऑलमोस्ट सबसे बड़े शहरों में आते हैं। उसमें तुगलकाबाद को इन्होंने सबसे बड़ा शहर करार दिया है, जो उस ज़माने की दिल्ली आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो दौलताबाद है उसको इसका राइवल बताया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट हो जाती है। और इन दोनों जैसा शहर इसने एज़ पर द इब्न बतूता पूरे इंडिया में कोई है ही नहीं। तो दीज टू आर द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी तुगलकाबाद को इसने सबसे बड़ा बताया है, तो थोड़ा सा तुगलकाबाद के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिल्ली है वही तुगलकाबाद है, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग शहर बसाए गए अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे तोमरों की दिल्ली अलग थी, फिर पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली अलग थी। फिर जब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की तो उस ज़माने में दिल्ली अलग थी। तुगलकाबाद के ज़माने में, तुगलकों के ज़माने में दिल्ली अलग थी। फिर उसके बाद फिरोज शाह कोटला बनाते हैं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं तो वो अलग दिल्ली बसाते हैं। फिर उसके बाद मुगलों ने अलग दिल्ली बसाई शाहजहानाबाद करके, अंग्रेज़ों ने अलग दिल्ली बसाई न्यू दिल्ली करके, जो सेंट्रल दिल्ली है आज का, ठीक है। तो दिल्ली में करीब अगर पूरे शहर में जाएंगे ना तो 7-8 शहरों से मिलके आज का दिल्ली बना है, और सब अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग रूलर्स ने बनवाए। तो दैट इज़ हाउ दिल्ली वॉज क्रिएटेड ओवर द टाइम, डेवलप्ड ओवर द टाइम। तुगलकाबाद का डिपिक्शन देखते हैं तो सबसे पहले तो बताया कि तुगलकाबाद पूरे शहर को फोर्ट से घेर दिया गया है। मतलब यहाँ पे फोर्ट का भी वो ब्यौरा बताते हैं, और उस फोर्ट के अंदर बहुत पॉपुलेशन रहती है। तो इट हैज़ अ वाइड एरिया विद द लार्ज पॉपुलेशन रिसाइडिंग इनसाइड इट। फोर्ट की जो दीवारें हैं बहुत मजबूत है, बहुत चौड़ी दीवार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवारें कितनी चौड़ी है। बताते हैं कि दीवारों के बेस जो बने हुए हैं वो स्टोन के हैं और उसके ऊपर ईंटों से उनको बनाया गया। तो ये आप देखिए बड़े बड़े स्टोन है एंड उसके ऊपर ईंटों से उनको बनाया गया। स्टोन का बेस देने से क्या है, मजबूती बढ़ जाती है। और इन रैम्पार्ट्स की चौड़ाई इसने कोई 11 क्यूबिट्स बताई। 1 क्यूबिट मतलब 1 हाथ, 11 हाथ की चौड़ाई है। तो ये जो रैम्पार्ट्स मतलब एक किले की बाहरी दीवार होगी और किले का अंदर का दीवार। तो ये जो रैम्पार्ट्स है इसके अंदर आपके स्टोर हाउसेस हैं, इसके अंदर जो है हमेशा चौकीदार अपने पोजीशंस में रहते हैं। ग्रीनरीज स्टोर्ड होती है किले के अंदर, मैगजीन स्टोर होता है, बारूद का सामान, बैलिस्टाज और सीज मशीन होता है। बैलिस्टाज क्या होता है पता है? बाहुबली में आपने देखा होगा कि किले को तोड़ने के लिए पत्थर वाला मशीन यूज़ करता है बाहुबली। वो एक्चुअली किले को तोड़ने के लिए नहीं, कालखे से अटैक के वक्त उसको कुछ दिया नहीं जाता, तो वो पत्थर वाला मशीन आपने देखा होगा, उसमें उसने कारपेट बांध के उसको जला दिया था लोगों को। तो वो बैलिस्टा ही होता है। उसमें जो मोटे मोटे पत्थर थे बड़े बड़े, वो किले की दीवार को तोड़ने में काम आते थे। तो ये सारे किले के अंदर रखे जाते थे कि कल को कोई आर्मी अगर आए या हमें अगर कहीं मार्च करना पड़े तो हमें किलों को तोड़ने वाला जो मशीनरी है वो हमारे पास होना चाहिए। इसने बताया कि ये जो तुगलकाबाद का पूरा फोर्ट है ये इतना बड़ा था और ये शहर इतना बड़ा था कि इसमें टोटल 28 दरवाजे थे, और इनमें सबसे बड़ा था बदायूं गेट। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 28 दरवाजे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बदायूं गेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा था। इसके बाद एक दरवाजे का जिक्र करते हैं इब्न बतूता कि गुल दरवाज़ा था, जो कि अटैच था एक ऑर्किड से, मतलब बगीचा था उसके बगल में। तो हर दरवाजे की अपनी स्पेशलिटी थी। एक दरवाज़ा था जो बगीचे से अटैच था तो उसको गुल दरवाज़ा कहते थे लोग। फिर एक दरवाज़ा था मांडवी दरवाज़ा, उसके बगल में ग्रीन मार्केट था। और ये जनरली बदायूं गेट, या आप लाल किले में देखेंगे तो लाहौरी गेट है, ऐसे ही लाहौर के किले में देखेंगे तो दिल्ली गेट है। तो ऐसा नाम इसलिए रखे जाते थे ना कि जिस तरफ ये गेट खुलते थे, जिस तरफ, जैसे अगर मान लो इंडिया में वेस्ट की तरफ, लाल किले में जो वेस्ट की तरफ गेट है वो लाहौरी गेट है, क्योंकि लाल किले से वेस्ट पे लाहौर पड़ता है।
इसी तरीके से लाहौर में जो ईस्ट की तरफ गेट होगा वो दिल्ली गेट होगा, क्योंकि लाहौर से ईस्ट में दिल्ली गेट पड़ता है। तो डायरेक्शन और शहर के हिसाब से ये जो गेटों के नाम है वो दिए जाते थे कि उधर से गेट से कोई आया है तो ऑब्वियसली लाहौर से कोई आया होगा, या लाहौर में दिल्ली गेट से कोई आया तो ऑब्वियसली दिल्ली या पंजाब साइड से कोई आया होगा। दैट वॉज बेसिकली हाउ द गेट्स वेर नेम्ड। अब चलते हैं थोड़ा सा एक बार सोर्स को ओवरव्यू कर लेते हैं जिसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, शहरों के लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, हाउ द सोशल लाइफ वॉज इन द सिटीज़ एंड हाउ वाज द इकोनॉमिक लाइफ, कि क्यों इब्न बतूता ने ये कहा है कि इंडिया के जो शहर है वो अपॉर्चुनिटी से भरपूर है। तो कमिंग टू द सोर्स, यही वो सोर्स है जिसमें दिल्ली के तुगलकाबाद का पूरा डिस्क्रिप्शन है, और ये जनरली आप एक आर्क देख रहे हैं जो कि शायद कोई गेट रहा होगा तुगलकाबाद का, और ये तुगलकाबाद की दीवारें हैं। इसके ऊपर हमने इब्न बतूता के कुछ सोर्सेज को देखा, जैसे इसमें ये कोकोनट को एक्सप्लेन कर रहा है, नट्स लाइक अ मैन हेड। तो इसमें पान को एक्सप्लेन कर रहा है कि एक ऐसा पत्ता हमने देखा जिसको चबाया जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मसाले डाले जाते हैं जो और इसे अच्छा करते हैं इसके एक्सपीरियंस को। सो दिस वाज अ सोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, इंडियन टाउन्स के सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं एज पर इब्न बतूता। एंड बिफोर वी सी द सोशल लाइफ ऑफ टाउन्स, यहाँ पे कुछ ग्लिम्स है तुगलकाबाद के जो आपको दिखना चाहिए। ये तुगलकाबाद फोर्ट है, और ये जो आप टॉम देख रहे हैं ये गयासुद्दीन तुगलक की टॉम है, उसका मकबरा है। जनरली बड़े लोगों की कब्रों के ऊपर टॉम बना दिए जाते थे, और ऐसे डोम भी बना दिए जाते थे मार्क करने के लिए, ताकि लोग वहाँ पे आके थोड़ा सा होमेज पे किया करें, श्रद्धांजलि दिया करें। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सोशल लाइफ इन टाउन्स की। आखिर जिस सोशल लाइफ की बात ये बतूता साहब कर रहे थे, कैसी सोशल लाइफ थी। तो टाउन्स हैड पॉपुलेटेड मार्केट्स, मार्केट को बाजार कहा जाता था, दैट इज ऑल्सो पर्शियन टर्म। बाजारों में मॉस्क और टेम्पल दोनों होते थे, और स्पेशल एक स्पेस मार्क होता था फॉर द पब्लिक परफॉर्मेंस। जैसे बाजारों का एक चौराहा होता था, वहाँ पे ऐसा कोई स्पेस बना दिया जाता था, या जनरली कोई बड़ी दुकान होती थी उस बाज़ार की, उसमें वो जो म्यूजिशियंस या डांसर्स वगैरह हैं वो वहाँ पे रहते थे, और म्यूजिशियंस डांसर वगैरह गैदर किया करते थे उसी स्पेस पे टू एंटरटेन द ऑडियंस। और यूजुअली जो म्यूजिशियंस और डांसर्स होते थे वो फीमेल ही होते थे, उनको डेकोरेट करके रखा जाता था, बड़े बड़े दुकानों में झूले लगाए जाते थे, ठीक है। और फिर उनको एंटरटेनमेंट के लिए शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद जो है पब्लिक परफॉर्मेंस में उनको लाया जाता था। उनका एक चीफ होता था जो जनरली मेल होता था, जो इनको गाइड करता था कैसे लोगों को एंटरटेन करना है। और इस कॉन्सर्ट की इतनी पॉपुलैरिटी थी ऐसे एंटरटेनमेंट प्लेसेस की कि कई बार बहुत सारे राजा, हिंदू राजा और मुसलमान राजा भी इसको देखने आते थे, और अगर रास्ते से गुजरते थे तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकते थे। इब्न बतूता को ये चीज़ बहुत आश्चर्यजनक लगी कि कोई मुस्लिम सुल्तान कैसे यहाँ पे रुक के ठहर के इसको देख सकता है, क्योंकि ये म्यूज़िक और डांस तो एज़ पर इस्लाम हराम है। तो इसको इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि मैंने देखा है कि हिंदू राजा भी रुकते हैं और मुसलमान राजा भी रुकते हैं। तो दैट वाज द सोशल लाइफ इन टाउन्स। इसने एक मार्केट का जिक्र किया इन द दौलताबाद, उस मार्केट का नाम था ताराबाबाद। ताराबाबाद जो है एक स्पेशल प्लेस था। ताराबाबाद का लिटरल मतलब होता है द सिटी ऑफ जॉय, खुशी का शहर। और उस मार्केट में जो है बेसिकली आज तो ये शहर ही बन गया है। तो जो ताराबाबाद का इलाका था वहाँ पे स्पेशली ऐसे एंटरटेनमेंट एरेनाज बनाए गए थे ताकि वहाँ पे म्यूजिशियंस और सिंगर्स और डांसर्स वगैरह इकट्ठा होकर क्राउड को एंटरटेन कर सके। कमिंग टू द इकोनॉमिक बेस की जिन अपॉर्चुनिटीज़ की ये इब्न बतूता बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत पैसा है, आखिर इंडिया में इतना पैसा क्यों था। इब्न बतूता ने स्पेशली तो इंडिया के इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बट जो भी उन्होंने लिखा है उसके बेसिस पे स्टोरीज कुछ एजम्पशंस करते हैं या कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली चीज़, इब्न बतूता के टेक्स्ट से हमें ये पता चलता है कि इंडिया के शहरों में फूड शॉर्टेज नहीं था, क्योंकि गाँव से जो भी सरप्लस होता था, जैसे सरप्लस क्या होता है कि एक गांव की जो कंजप्शन कैपेसिटी है वो 80 टन है, 80 टन से ज़्यादा यहाँ के लोग कंज्यूम नहीं करते हैं। तो सरकार कहती थी कि आप उसके अलावा जो भी प्रोड्यूस करो ना, वो आपका सरप्लस हो गया, वो आप शहरों में जमा करा दो, क्योंकि शहरों में तो खेती होती नहीं है। तो वहाँ पे अगर अकाल या सूखा पड़ेगा तो लोग मैनेज कर पाएंगे और आपके लिए भी खाना रहेगा। तो फूड शॉर्टेज वॉज नॉट एट ऑल एन इशू इन द सिटीज़। और शहरों में जो है कारीगरों की बहुत डिमांड थी इंडियन प्रोडक्ट्स की, चाहे वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हो या हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट हो। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते थे उनकी डिमांड यूरोप में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा थी। और डिमांड होने के साथ साथ जैसा मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रो में ही बताया कि इस्लामिक एम्पायर्स की स्थापना से इंडिया वेस्ट और सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड हो गया, और जब आप वेस्ट से कनेक्ट हो जाते तो यूरोप से भी कनेक्ट हो गए। तो इंडिया एक पूरे ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट बन गया, पहले भी था बट अब और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का पार्ट बन गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आर्टिसंस है, ट्रेडर्स, मर्केंट्स वगैरह बहुत प्रॉफिट कमाने लगे। इंडिया के सामानों की ऑलरेडी डिमांड है और इंडिया अब ट्रेड नेटवर्क का पार्ट भी है, मतलब इंडिया से जहाज़ों के जरिए भी सामान जा सकते हैं, लैंड रूट के जरिए भी सामान जा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इनको बहुत पैसा मिल रहा था, इंडिया के आर्टिसंस को, ट्रेडर्स को, मर्केट्स को, और पूरी दुनिया से जो है बुलियंस, सोने चांदी यहीं पर जमा होते थे। इब्न बतूता ने भी कहा है, फ्रांसिस बर्नियर ने भी कहा। अब जब हम बात करते हैं इंडिया के कमोडिटीज़ की डिमांड बहुत थी, तो किस टाइप के कमोडिटीज़ की डिमांड थी। कॉटन क्लॉथ बहुत ज़्यादा डिमांड में थे,
उसमें एक खास प्रकार का मसलिन आता था ढाका का, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता था। फिर इंडिया के सिल्क्स बहुत डिमांड में होते थे, और सिल्क में खास करके गोल्डन कारीगरी की जाती थी। गोल्डन कलर का लाइन बना दिया या कुछ आकृति बना दी तो उसको ब्रोकेड और सटाइन कहते हैं। स्पाइसेस बहुत डिमांड में थे, खास करके साउथ से एक स्पाइसेस का एक्सपोर्ट होता था यूरोप में। स्पाइसेस की दो यूटिलिटी थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक तो वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आता था, बहुत दिनों तक जो गोश्त वगैरह उनको आपको प्रिजर्व रखना है तो उसको मसाले से आप मैरिनेट कर दीजिए। और दूसरी चीज़, दूसरा जो फ़ायदा था वो ये था कि आप मसालों से टेस्ट इन्हेंसमेंट होता था। सो दैट वाज बेसिकली सम ऑफ द कमोडिटीज़ जो कि बहुत डिमांडेड थी। अगर आपको ब्रोकेड और सटाइन देखना है तो मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक सिल्क का कपड़ा है, और इसमें जो ये पैटर्न बनाए जाते थे ना, यहाँ पे तो ये ब्लैक कलर के हैं, गोल्डन कलर के पैटर्न बनाए जाते थे जनरली, और बहुत खूबसूरत लगता था। ये जो ये कपड़ा है ना, इस पे बहुत खूबसूरत लगेगा, गोल्डन या सिल्वर कलर का जो पैटर्न अगर बना दिया तो उसी को ब्रोकेड और सटाइन कहते हैं। दैट पैटर्न, इस पैटर्न के जो कपड़े थे वो बहुत एलीट लोग पहनते थे यूरोप में या टर्की में या पर्शिया में, तो इनकी बहुत डिमांड हुआ करती। इंडिया के ट्रेड और सोशल लाइफ के साथ साथ इब्न बतूता इंडिया के कम्युनिकेशन के बारे में भी बताते हैं कि आखिर इंडिया का कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था। जब हम बात करते हैं कि इंडिया एक ट्रेड नेटवर्क का पार्ट था, तो सामान कैसे आते जाते थे, या पत्रों का कैसे व्यवहार होता था, इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होते थे, वो भी जानना ज़रूरी है। और सब्जेक्टिव में भी कई बार ये बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो एज पर इब्न बतूता, इंडिया का जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन था वो बहुत इफ़िशिएंट था। एक तो हर चौक चौराहे पे, हर कुछ दूरी पे इंडिया की गवर्नमेंट, उस टाइम की स्टेट ने, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी हो या उससे पहले की डायनेस्टीज़ हो, उन्होंने गेस्ट हाउसेज बनवाए थे, जिसको उस ज़माने में कारवा सराय कहा जाता था। ये गेस्ट हाउसेज जो होते थे स्टेट द्वारा चलाए जाते थे। इसमें केवल आपको खाने का पैसा देना पड़ता था, रहने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इन्स एंड गेस्ट हाउसेज वर बिल्ट ऑन द ट्रेड रूट, ताकि जो मुसाफिर हैं या जो व्यापारी हैं वो अपने मालों को वहाँ पे सुरक्षित रख सके। वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी होती थी, ठहरने की कोई जो है दिक्कत नहीं थी वहाँ पे। तो ये इसको बहुत इफ़िशिएंट बनाते थे, सामानों के और लोगों की आवाजाही दोनों को। लोग भी मूव कर सकते थे फ्रीली बिकॉज ऑफ दिस इन्स एंड गेस्ट हाउसेज, और सामानों की भी आवाजाही हो सकती थी, क्योंकि सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न था। अगर आप कारवा सराय नहीं बनाएंगे तो रात में लोग रुकेंगे कहाँ पे, रात में तो ट्रैवल पॉसिबल है नहीं। इसके अलावा इन्होंने दो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जिक्र किया है जिनको इन्फॉर्मेशन और सामानों को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता था। पहला सिस्टम है उलूक और दूसरा सिस्टम है दावा। उलूक में घोड़ों का इस्तेमाल होता था, रॉयल हॉर्स, शाही घोड़े इस्तेमाल किए जाते थे। और उलूक में घोड़े कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते थे कि हर 4 माइल पे एक उलूक पोस्ट होता था। जैसे यहाँ से एक आदमी घोड़े पे सामान या पत्र को लेके निकला, और इसके बाद इस चौथे माइल पे ये दूसरे कासिद को, कासिद मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन या सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, काइंड ऑफ पोस्टमैन, तो इसको देगा, और फिर ये तीसरे पोस्ट पे पहुंचेगा और यहाँ पे ये रुक जाएगा। उसके बाद वहाँ पे ऑलरेडी एक घोड़े वाला तैयार है, एक कासिद घोड़े के साथ तैयार है, और इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन होता था। दावा में घोड़ों का इस्तेमाल नहीं होता था, इसमें लोग खुद ही ट्रैवल करते थे, दौड़ते थे। तो दावा के ज़रिए लेटर्स और पार्सल्स बाई फुट एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाया करते थे। इसमें बहुत लंबी दूरी पे तो पोस्ट लोकेटेड नहीं होता था, मतलब 1 माइल में ही तकरीबन 3 पोस्ट होते थे। जैसे 1 माइल का डिस्टेंस है तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, इसके बीच में एक होगा और यहाँ पे एक होगा। तो जैसे यहाँ से एक आदमी पर्सन ए मान लेते हैं, सामानों को लेके चला, तो ये इस पॉइंट तक जाएगा, और इस पॉइंट के बाद पर्सन बी से सामान ले लेगा, और वो फिर यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से पर्सन सी सामान ले लेगा, और फिर वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये सिस्टम जो है दावा, ये कंपेरेटिवली बहुत क्विकर था दैन द उलूक, क्योंकि इसमें क्या है कि इंसानी एक्टिविटी है और बहुत कम डिस्टेंस पे पोस्ट लोकेटेड है। और अगर आप लंबी दूरी तक घोड़ों को दौड़ाएंगे तो एक समय के बाद आपको उनको रेस्ट करवाना पड़ता था। यहाँ पे 1 माइल में 3 पोस्ट लोकेटेड थे, तो एक को पता था कि मुझे केवल इस पॉइंट तक जाना है, तो पूरी स्पीड से भागा करते थे। अच्छा, जब ये भागते थे ना, तो ये कुछ अपने साथ घंटी वगैरह भी लेके चलते थे कि जैसे वो भागेंगे तो सारे लोग घंटी की आवाज़ सुन के साइड दे देंगे इनको, और जैसे ही वो बी पोस्ट के नज़दीक पहुँचेंगे, मतलब बी आदमी के पोस्ट के नज़दीक, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ का जो पोस्टमैन है वो अलर्ट हो जाएगा कि भाई कोई सामान आ रहा है और हमें अपने पोस्टमैन को अलर्ट कर देना है, और वो उनसे सामान लेके तुरंत भागेगा। तो दिस वाज द सिस्टम ऑफ दावा। आखिर ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ये किसके एक्सचेंज के लिए फैसिलिटेट किया जाता था? तो 3 चीज़ों का एक्सचेंज मेजरली होता था। पहला इन्फॉर्मेशन, जो ऑफिशियल लेटर्स है या जो पर्सनल लेटर्स है वो एक्सचेंज किए जाते थे। दूसरा लोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए लेटर ऑफ क्रेडिट्स एक्सचेंज होते थे।
पुराने ज़माने में जो इतने बड़े वॉल्यूम का व्यापार होता था, लाखों का, हज़ारों का, वो पॉसिबल था लेटर ऑफ क्रेडिट के ज़रिए। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट के सिस्टम को मैं हो सकता है किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, अगर आप लोग बताएँगे, अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो। वैसे लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में बस इतना बता देता हूँ कि इससे ना पैसे के एक्सचेंज में सिक्योरिटी मिल जाती थी लोगों को। लोग लंबी दूरी के लिए अगर जाते थे तो साथ में बड़ा कैश लेके तो ट्रैवल कर नहीं सकते थे, और बैंकिंग सिस्टम तो उस टाइम में था नहीं कि आप यहाँ जमा करें और वहाँ से निकाल लें। तो ये जो महाजन या शरफ वगैरह होते थे ना, ये सिस्टम को फैसिलिटेट करते थे, पूरा कंडक्ट करवाते थे। उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता था, दावा वाले पोस्ट का। और तीसरा जो काम था कम्युनिकेशन का, वो था सप्लाई द गुड्स, जिसमें फ्रूट्स आते थे, मेडिसिन वगैरह आते थे। इवन ये जो दावा पोस्ट है, ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट था कि इसमें दूर दराज इलाकों से सामान इंडिया पहुंच जाया करते थे। जैसे खुरासन वैली से वहाँ से फ्रूट्स आते थे इंडिया थ्रू द दावा पोस्ट ओनली। मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग लाते होंगे, फिर यहाँ से दूसरा लोग, दूसरे पोस्टमैन लाते होंगे, फिर यहाँ से तीसरा, फिर यहाँ से चौथा। तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता था। तो ये जो दोनों सिस्टम है, इसके ज़रिए लेटर्स भी एक्सचेंज होते थे। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब जो ट्रेड को फैसिलिटेट करता था, वो भी एक्सचेंज होते थे, और सामानों का भी सप्लाई और एक्सचेंज होता था। तो दैट वाज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर इससे रिलेटेड सवाल आता है तो आप कारवा सराय का भी जिक्र करेंगे, गेस्ट हाउसेज का भी जिक्र करेंगे। गेस्ट हाउसेज को ही कारवा सराय कहते हैं बाय द वे। और उलूक और दावा का भी जिक्र करेंगे। तो दैट वाज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एज पर द इब्न बतूता। एंड ये रही हमारी इब्न बतूता की कहानी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फ्रांसिस बर्नियर के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि आखिर इस आदमी ने इंडिया को कैसा दिखाया है और किन टॉपिक्स के ऊपर इंडिया को क्रिटिसाइज किया है। आई होप कि इब्न बतूता और अल-बिरूनी की स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी कास्ट सिस्टम के ऊपर अल-बिरूनी ने ब्यौरा दिया, इब्न बतूता ने जो दिल्ली और तुगलकाबाद का डिस्क्रिप्शन दिया, टाउन्स के बारे में बताया, सारी चीज़ें आपके दिमाग में अगर फिट हो रही हैं, make sure you hit the subscribe button and like our video. And in case if you want to check out our course which is much more amazing than this video, description और comment box में हमने लिंक दे दी है। बंडल में कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको केवल हिस्ट्री का चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। Just check it out. The course is for boards as well as for CUET. So it will be totally worth your money. Now moving towards the description of Francis Bernier. So now we are going to start the observations of Bernier की आखिर बर्नियर ने किन किन चीज़ों पे गौर किया और क्या ब्यौरा बताया, किस तरीके से इंडियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करा है। सो लेट्स हैव द ओवरव्यू, जो कि ऑलरेडी हमने अभी तक देख रखा है कि बर्नियर के जब हम ट्रैवलॉग को देखते हैं, द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो उसमें हमें क्रिटिकल इंसाइट्स मिलते हैं, उसमें हमें एक रिफ्लेक्शन मिलता है इंडियन सोसाइटी का। एंड वो रिफ्लेक्शन कंपैरेटिव है, जो अल-बिरूनी और इब्न बतूता ने नहीं किया। अल-बिरूनी ने अगर कंपैरिजन किया भी तो किसी को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर दिखाने के लिए नहीं किया, जस्ट फॉर द रेफरेंस किया था। और इब्न बतूता तो कंपैरिजन करते ही नहीं, उन्होंने तो सब कुछ को ऑन द फेस वैल्यू ही लिखा है, और ही वॉज बेसिकली रिकॉर्डिंग वट एवर ही वॉज सीइंग। बट ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और इसमें हमेशा इंडिया को ब्लीक दिखाते हैं, क्योंकि वो यूरोप के पॉलिसी मेकर्स को इम्प्रेस करना चाहते थे। दैट वाज हिज पर्पस। तो उसमें इन्होंने एक ब्यौरा दिया है लैंड ओनरशिप सिस्टम का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको जाना जाता है, एंड उसके क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द लैंड ओनरशिप सिस्टम इन इंडिया एज पर बर्नियर। और इससे रिलेटेड कई बार 8 मार्कर बहुत पूछे जाते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना। जब हम लैंड ओनरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले बर्नियर ने इंडिया के लैंड ओनरशिप को कैसा दिखाया है वो आपको बताना है। इंडियन सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एज पर बर्नियर। बर्नियर साहब कहते हैं कि इंडिया में कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, जितनी भी ज़मीनें हैं वो सारी स्टेट की होती है, मुगल एम्पायर की होती है। देयर इज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया। और इससे होता क्या है कि खेती कैसे करवाता है एम्पायर? एम्पायर बेसिकली क्या करता है, अपनी ही ज़मीनें को, जो पूरी इंडिया की ज़मीन है वो एम्पायर की है, और उसको अपने ऑफिशियल्स को देता है, अपने नोबल्स को देता है जागीरों के तौर पे, और फिर उनको कहता है कि भाई इस ज़मीनों पे तुम खेती करवाओ। सो देयर इज़ नो प्राइवेट ओनरशिप। यहाँ पे जो नोबल्स और ऑफिशियल्स के पास ज़मीनें हैं वो भी उनकी नहीं है, वो उनको कुछ समय के लिए दी गई है एम्पायर के द्वारा, तो इनडायरेक्टली वो एम्पायर की ही है। और वहीं पे यूरोप में वो बताते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे राजा के अलावा कोई भी सिटीजन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता था। ही वॉज कंपेयरिंग द यूरोप ऑफ 16th सेंचुरी टू द इंडिया ऑफ 16th-17th सेंचुरी। और इसके कुछ डिमेरिट्स जो हैं वो ये बर्नियर साहब बताते हैं एज पर द इंडियन एग्रीकल्चर, कि ये जो प्राइवेट ओनरशिप इंडिया में नहीं है उसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर में होता क्या है, सबसे पहले तो कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जिस भी ऑफिशियल के पास ज़मीन है उसको पता है कि कुछ समय बाद मुझसे ज़मीन छीन ली जाएगी, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, क्योंकि वो इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी नहीं है। और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो वो हमेशा लो होता है, और इस वजह से जो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये एग्रीकल्चर से और आगे बढ़ के मतलब इंडिया को क्रिटिसाइज करते करते यहाँ पहुँच गए। इन्होंने कहा कि इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की भी डिमांड बहुत कम है, क्योंकि क्या है कि इंडिया के लोग हमेशा पॉवर्टी में रहते हैं, पैसा है नहीं इनके पास, तो उन सामानों को खरीद ही नहीं पाते हैं, उनकी परचेजिंग पावर बेसिकली नहीं है।
और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की तो इन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि फॉरेन में भी कोई डिमांड नहीं है। तो जो आर्टिसंस है वो भी बेचारे यहाँ पे भूखे मर रहे हैं और किसान तो भूखे मर ही रहे हैं। सो देयर इज़ नो मिडिल क्लास एज एग्रीकल्चर विल नॉट ब्रिंग मोर रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और केवल यहाँ पे पीसेंट्री का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये दिन रात खेतों में काम तो करते हैं बट हाथ इनके कुछ भी नहीं लगता है। सो दैट इज बेसिकली द डिमेरिट्स ऑफ दिस लैक ऑफ प्राइवेट ओनरशिप सिस्टम एज पर बर्नियर। यहाँ पे अभी हमने मुगल अंपायर का पक्ष नहीं सुना है कि मुगल अंपायर इसको कैसे जस्टिफाई करता है। सो दैट वाज अ सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप एज पर बर्नियर। अब हम लोग आगे चल के मुगल अंपायर का भी पक्ष देखेंगे कि आखिर मुगल अंपायर के जमाने में क्या प्राइवेट ओनरशिप थी कि सारी जमीनें अंपायर के नाम होती थी, इसको भी देखेंगे। बहरहाल इन फीचर्स के बेसिस पे बर्नियर ने इंडियन सोसाइटी का एक ब्यौरा दिया कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ के किसान वगैरह सब भुखमरी में, सब गुर्बत में, गरीबी में रहते हैं। तो इंडिया के सोसाइटी को उन्होंने कैसा चित्रित किया है वो आप देखेंगे। तो अगर लैंड ओनरशिप सिस्टम से रिलेटेड 6 मार्कर या 8 मार्कर आता है तो उसमें आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं, द डिपिक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय बर्नियर, क्योंकि वो भी उनके लैंड ओनरशिप के सिस्टम पे बेस्ड था, उनके ओपिनियन पे बेस्ड था। वो कहते हैं कि इंडिया की सोसाइटी जो है वो गरीब लोगों से भरी हुई है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गरीब हैं, एम्पावरिस्ड हैं और कुछ रिच एलिट्स हैं जो कि रॉयल्टी के पार्ट हैं या नोबिलिटी के पार्ट है। नोबिलिटी मतलब एरिस्टोक्रेसी, जो ऑफिशियल्स वगैरह वो। एंड इंडिया में कोई मिडिल क्लास नहीं है। मिडिल क्लास कब होता है? मिडिल क्लास में कौन आते हैं? आपके ज़मींदार आते हैं, पीजेंट्स आते हैं बड़े वाले। तो यहाँ पे ज़मींदार पीजेंट्स के हाथ कुछ लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे वो कमाएंगे कैसे? सो देयर इज़ नो मिडिल क्लास एज पर बर्नियर। और जो यहाँ का रूलर है, द एम्पायर ऑफ इंडिया वाज अ रूलर ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। ये कोट भी आप याद रखेंगे, ऐसे MCQ में पूछा जा सकता है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया का जो रूलर है, जो एम्पायर है, वो भिखारियों का और मतलब जो बारबेरियंस हैं, जो अहिंसक लोग हैं, उनका रूलर है। क्योंकि अब खाना पीना है नहीं तो लोग अहिंसक ही हो जाएंगे, बारबेरियन ही हो जाएंगे। दैट वॉज वॉट बर्नियर वॉज सेइंग। एंड किसानी की तो हालत उसने बताई थी। आर्टिसनशिप को भी वो बहुत दुत्कारता है कि ना तो इनकी डोमेस्टिक डिमांड है और ना ही इनकी फॉरेन डिमांड कहीं पे है। सो आर्टिसंस आर ऑल्सो नॉट गेटिंग बेनिफिटेड, क्योंकि जो भी प्रॉफिट वो कमाते हैं थोड़ा बहुत, वो उनसे स्टेट सरप्लस के तौर पे या टैक्स के तौर पे वसूल लेती है। अब यहाँ पे जो बर्नियर साहब हैं वो बात कर रहे थे, यहाँ पे आर्टिसंस की भी हालत ख़राब है, किसानों की भी हालत ख़राब है और ये इकॉनमी का रिपल इफेक्ट है। अगर किसान जो है वो अमीर नहीं होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, तो कैसे वो आर्टिसंस के बनाए हुए सामानों को खरीदेंगे? तो अब थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं इस एग्रीकल्चर का, जो बर्नियर साहब बता रहे कि बहुत लेस प्रोडक्टिव है। और क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? क्या सारी की सारी ज़मीनें एम्पायर की थी? अगर टैक्स लिया जाता था तो क्या था? रेंट लिया जाता था तो क्या था? वो सारी चीज़ें अब देखते हैं। तो जब हम मुगल क्रॉनिकल्स को पढ़ते हैं, जब हम मुगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, उसमें हमें पता चलता है एज़ पर अबुल फजल कि कहीं भी एम्पायर को पूरे ज़मीनों का सोल ओनर नहीं बताया गया है। ठीक है, अबुल फजल ने कहा है कि जो लैंड रेवेन्यू आप देते हैं, किसान देते हैं, वो बेसिकली वो इसलिए देते हैं क्योंकि सरकार और जो बादशाह है वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है टू डू फ्री एग्रीकल्चर। उसके लिए वो लैंड जो रेवेन्यू है वो डिमांड करते हैं, वो काइंड ऑफ टैक्स होता है। और ये जो टैक्स है वो ज़मीनों पे नहीं, वो क्रॉप्स पे है। ये दोनों में फ़र्क है। जैसे आपने ज़मीन ली है 4 एकड़ की, ठीक है, इस 4 एकड़ पे आप क्या क्रॉप उगाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स वेरी करता था। अगर आप इस पर कमर्शियल क्रॉप उगाते तो ज़्यादा टैक्स था, अगर आप इस पर नॉन कमर्शियल फूड क्रॉप्स उगाते हैं तो इस पर कम टैक्स है, जो कि आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो अबुल फजल और मुगल क्रॉनिकल्स का ये कहना है, जो कि बर्नियर के इस क्लेम से बहुत पहले लिखे गए हैं, उनका ये कहना था कि ये जो टैक्स है ये आपके लैंड प्रोडक्शन पे लिया जाता है, ये आपको हमने ज़मीन लीज पे दी है, उसका रेंट नहीं है। तो बेसिकली दिक्कत ये है, बर्नियर साहब ने इस टैक्स को, चूँकि इतना हाई था कि इसको रेंट मान लिया। सो व्हाट यूरोपियन थॉट एज बीइंग अ रेंट ऑन लैंड वाज एक्चुअली अ टैक्स ऑन क्रॉप। टैक्स और रेंट में फ़र्क होता है। टैक्स आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उससे आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो आप टैक्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर आप कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, आपके द्वारा कमाई गई इनकम का आप इनकम टैक्स देते हैं। बट रेंट क्या होता है कि आपकी वो चीज़ नहीं है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ आप पैसा देते हैं यूज़ करने का, दैट इज़ रेंट। और इस टैक्स को ये जो बर्नियर साहब है ये शायद इसको रेंट समझ रहे थे, बिकॉज टैक्स वॉज सो मच हाई। और ये टैक्स लैंड पे नहीं लगाया जाता था। इसका उदाहरण ये भी है कि भाई अलग अलग क्रॉप पे अलग टैक्स था। तो सरकार की दिलचस्पी लैंड के पीस पे नहीं थी, सरकार की दिलचस्पी उस पे पैदा होने वाले, उस पे उपजने वाले क्रॉप पे थी। तो कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी जो टैक्स रेट है वो तो क्रॉप्स पे ही निर्भर है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू सरकार को मिलेगा। दैट मीन्स कि जो क्लेम बर्नियर साहब ने लगाया है, अगर हम रियलिटी चेक करेंगे मुगल एम्पायर के ज़माने का, तो वो सारे क्लेम आपके बेबुनियाद और बेसलेस हो जाते हैं।
और इसको बर्नियर साहब खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आगे चल के। जैसे जैसे उन्होंने मुगल अम्पायर में ट्रैवल किया, तो एक सोर्स में आपको दिखाऊंगा जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया में तो खेती होती ही नहीं है, और जहाँ पे खेती होने लायक ज़मीन भी है वहाँ पे बगैर इंसेंटिव के, बगैर इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी के प्रोविज़न के, कि भाई हम इस ज़मीन पे अगर मेहनत करेंगे तो हमारे बेटे को पोते को ज़मीन मिलेगी ही नहीं, तो कोई कोशिश ही नहीं करता था। फिर किसी और सोर्स में आप देखेंगे तो ये बताते हैं कि बंगाल में तो इतनी फर्टिलिटी है और वहाँ पे इतना प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का जितना पूरे इजिप्ट में नहीं होता है। और इजिप्ट बाय द वे बहुत फेमस था अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि नाइल की ट्रिब्यूटरीज वहाँ पे जाती थी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट बर्नियर साहब खुद कर लेंगे। बहुत कंफ्यूज्ड आदमी थे। मकसद मैंने आपको बताया कि क्रिटिसाइज करने आया था, तो इसने शुरुआत में से क्लेम किए, फिर जैसे जैसे वो ट्रैवल करा तो इसकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं। सो दैट वाज अबाउट द लैंड ओनरशिप सिस्टम ऑफ इंडिया एज पर बर्नियर। अब इस आंसर को, अगर ऐसा सवाल आपका आएगा तो इस आंसर को आपको यहीं पे ख़त्म नहीं करना है, आपको इसके इम्पैक्ट भी बताने, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बर्नियर की जो किताबें हैं पूरे यूरोप में पढ़ी गई, और बहुत लोगों ने बर्नियर की किताबों को पढ़ के ही यूरोप इंडिया के प्रति अपना परसेप्शन बनाया। तो बर्नियर की किताबों में जब इंडिया को एक ब्लीक कंट्री या लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाली कंट्री दिखाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो जानते हैं। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पैक्ट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बर्नियर। बर्नियर के अकाउंट बहुत पॉपुलर थे, और इसकी थ्योरी की वजह से इंडिया में जो ये थ्योरी इसने ईजाद की कि भाई कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से दो आइडियोलॉजी उभरती है यूरोप में। पहली आइडियोलॉजी थी ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की, और दूसरी आइडियोलॉजी थी जिसको कार्ल मार्क्स साहब ने दिया था, दैट वाज ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अभी हम एक एक करके इन दोनों को पढ़ेंगे। सो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की जो थ्योरी है, सबसे पहले तो ओरिएंट वर्ड का मतलब समझे। ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट, और ओरिएंटल का मतलब हो जाएगा ईस्टर्न। तो यूरोपियन जो है वो एशिया को ओरिएंटल वर्ल्ड कहते थे या ओरिएंट वर्ल्ड कहते थे। और इस थ्योरी को दिया था मोंटेस्क्यू नाम के फिलोसफर ने, जिनका जिक्र शायद आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ज़माने में भी सुना होगा। तो ये जो मोंटेस्क्यू एक ये कहते हैं, और इन्होंने भी बर्नियर की किताबों को पढ़ के ही ये ओपिनियन फॉर्म किया था। ये कहते हैं कि इंडिया और एशिया इन सब जगहों पे जो अम्पायर होते हैं बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं। जैसे बर्नियर ने कहा कि सारी ज़मीन इनके पास होती है, तो इसको इन्होंने मान लिया और कहा कि एशियन रूलर्स आर वेरी अथॉरिटेटिव, और यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो यहाँ पे जनता रहती है वो केवल सब्जुगेशन में रहती है, केवल उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है, इसको कुछ बेनिफिट में नहीं मिलता। जिस हिसाब से यूरोप में राजा अपने प्रजा के वेलफेयर के लिए काम करता है, वो चीज़ें हमें एशिया में नहीं देखने को मिलती। वहाँ पे प्रजा जो है वो राजा के हमेशा पैरों तले कुचली जाती है, एक्सप्लॉइट की जाती है, क्योंकि सारा का सारा रिसोर्स अम्पायर का है और सारी की सारी मेहनत जो है वो प्रजा करती है। तो दिस वाज द ओरिएंटल डिस्पोटिज्म थ्योरी। ये बहुत दिनों तक पॉपुलर हुई, और बहुत लोग जो यूरोप से इंडिया आए वो, या इंडिया से कुछ लोग जब यूरोप जाते हैं, जिसमें मिर्ज़ा अबू तालिब है, तो उनसे लोग पूछते थे कि भाई क्या आपके यहाँ ऐसे सिचुएशन है, क्या आपके ऐसे ही लोग गरीब है, तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ता था कि भाई आपने जो पढ़ा हुआ है वो सही नहीं है। उसके बाद एक थ्योरी है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की, ये कार्ल मार्क्स देते हैं। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी में देते हैं, और ये कहते हैं कि इंडिया के जो गांव हैं वो सारे के सारे स्टैग्नेंट हैं, क्योंकि इंडिया के गांव का जो सरप्लस है, सरप्लस समझाना पहले ही चैप्टर में मैंने बता दिया कि जो भी आपकी कैपेसिटी है कंजम्पशन की, उसके बियॉन्ड जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं वो सारा आपका सरप्लस हो गया। तो एज पर कार्ल मार्क्स ये जो रूलर है ये गाँव वालों से कहते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ जो भी सरप्लस प्रोड्यूस होता है वो तुम मुझे दे दो, और इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो मैं तुम्हें ऑटोनॉमी दूंगा कि तुम्हारे सिस्टम में कोई छेड़खानी नहीं होगी, ठीक है। तो एज पर कार्ल मार्क्स ये जो ग्रामीण सोसाइटी थी इंडिया की, ये बहुत एगैलिटेरियन और ऑटोनोमस थी। ऑटोनोमस मतलब अपने हिसाब से ये लोग चलते थे, और एगैलिटेरियन मतलब सभी लोग सेम थे, क्योंकि सभी लोग एक ही टाइप के कपड़े पहनते, एक ही टाइप के खाना खाते हैं, तो किसी में कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशन वगैरह नहीं है। तो द सोसाइटी वाज वेरी एगैलिटेरियन, काइंड ऑफ इक्वल सोसाइटी, क्योंकि सभी अपने कंजम्पशन जितना ही मतलब कंज्यूम करते हैं उसके बियॉन्ड कोई स्टोर ही नहीं करता, सेव ही नहीं कर पाता है, तो अमीर होंगे कैसे। तो ये एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था, और इसके बेसिस पे हालांकि 1857 की रिवोल्ट की प्रोफेसी भी जुड़ी हुई है, जो कि मैंने उस चैप्टर में डिस्कस किया कि कैसे 1857 के रिवॉल्यूशन से पहले ही कार्ल मार्क्स ने ये कह दिया था कि ऐसा रिवॉल्यूशन एकदम नज़दीक है। तो अगर आपको वो जानना है तो उस स्टोरी के ऊपर भी मैं शायद वीडियो बना दूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ये दो थ्योरी है दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द डिपिक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय बर्नियर। हालांकि बाद में फिर जब लोग इंडिया आए और तो फिर इसको रिफ्यूट किया गया, इसको तोड़ा गया, खंडित किया गया। अब जब हम बर्नियर के अकाउंट्स को और आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी देखने को मिलती है। बर्नियर ने शुरुआत में क्या कहा कि भाई इंडिया के आर्टिसंस बिल्कुल ही नकारे हैं, कुछ पैसा नहीं मिलता, इंडिया में खेती ही नहीं होती अच्छे से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे बर्नियर आगे बढ़े वैसे वैसे उन्होंने अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया और अपने ऑडियंस को कन्फ्यूज़न में डाला। उसकी वजह है इनके कुछ 3-4 ये पॉइंट्स। शुरुआत में तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे कोई आर्टिसंस के लिए इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि सरकार उनको पैसा देती नहीं, उल्टा उनसे पैसा छीन लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और यहाँ की जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की वो भी बहुत कम है, क्योंकि इंसेंटिव है नहीं तो क्वालिटी इंप्रूव कैसे होगी।
और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हमेशा जो है नुकसान में ही रहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। एट द सेम टाइम बर्नियर ये भी एक्सेप्ट करता है कि इंडिया के सामानों की वजह से पूरी दुनिया से जो बुलियंस है वो इंडिया में इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्र हो रहे हैं। और ये भी कहता है कि इंडिया में प्रॉस्पेरस मर्केंट कम्युनिटी रहती है, इंडिया में जो शहर है वो बहुत वाइब्रेंट है। अभी हम शहरों का भी डिपिक्शन देखेंगे बाय द वे। और ये भी कहता है कि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब यहाँ पे बहुत खेती होती है। तो इसको भी उन्होंने एक सोर्स में आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। पहले हम उन दोनों सोर्स को देखते हैं। एक सोर्स को देखेंगे जिसमें वो इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और दूसरे सोर्स में देखेंगे जिसमें वो इंडिया के एग्रीकल्चर को, इंडिया के आर्टिसंस को इतना प्रेज कर रहा है कि आप भौचक्के रह जाएंगे, यू विल बी एस्टोनिश्ड कंप्लीटली। तो लेट्स कम टू द एनसीईआरटी एंड लुक एट दोज सोर्सेज। देखो इस सोर्स में, द सोर्स इज नेम्ड एज द पुअर पीजेंट, इसमें ये बता रहा है कि इंडिया में जो ज़्यादातर ज़मीनें वहाँ पे खेती होती नहीं है, और जहाँ पे होती भी हो भी सकती है वहाँ पे कोई करता नहीं, क्योंकि इंसेंटिव नहीं है। और जो गवर्नर्स हैं, आसपास के लोकल अथॉरिटीज़ है, वो बहुत बैड ट्रीट करते हैं किसानों को, ठीक है। और इस वजह से बहुत सारे लोग गाँव छोड़ के, अपने शहर छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। कई लोगों को जो है उनके बच्चों को स्लेव बना लिया जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली बर्नियर इज ट्राइंग टू से हियर, मतलब वो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये सारी जो जड़ है इस प्रॉब्लम की वो ये है कि इंडिया में प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस सोर्स में वो यूरोप को वार्निंग दे रहा है कि कह रहा है कि आप इंडिया जैसी गलती मत करना, जिस तरीके से यहाँ के राजाओं ने गलती की है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं बनाया है, आप मत करना, नहीं तो आपकी भी पॉपुलेशन ऐसे ही भाग जाएगी और आपकी भी पॉपुलेशन गरीब रहेगी। फिर एक सोर्स है अ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो। इसमें ये क्या कह रहा है, इस लाइन को पढ़िए। द लार्ज किंगडम ऑफ बंगाल फॉर इंस्टेंस सरपासिंग इजिप्ट इटसेल्फ नॉट ओनली इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, कॉर्न एंड अदर नेसेसरीज बट ऑफ इननमरेबल आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स। वो कह रहा है कि इजिप्ट से ज़्यादा प्रोडक्शन बंगाल अकेले करता है, ना केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बल्कि और भी चीज़ें, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया। तो यहीं पे ये खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये कहते हैं कि देयर आर ऑल्सो मेनी पार्ट्स ऑफ इंडीज वेयर द पॉपुलेशन इज सफिशिएंटली एबंडेंट एंड द लैंड प्रिटी वेल टिल्ड, जहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और खेती भी अच्छी होती है। इन्होंने क्या कहा था कि लोग तो घर छोड़ के जा रहे हैं, गाँव छोड़ के जा रहे हैं। फिर दूसरे सोर्स में, दूसरे सेक्शन में ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अच्छी पॉपुलेशन रहती है और बहुत अच्छे से खेती करती है, और बहुत नायाब जो सामान है वो इंडियंस बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कारपेट्स, ब्रोकेट्स, एम्ब्रॉयडरीज। जैसे यहाँ पे एक चम्मच का भी जिक्र है, हालांकि ये बर्नियर का तो नहीं है, बट मुगल एम्पायर में यूज़ किया जाने वाला एक चम्मच है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केवल सोने का चम्मच नहीं है, सोना तो यूज़ हुआ ही है। इसके अंदर आप कारीगरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जो वो आर्टिसंस जो इस टाइप की कारीगरी करते थे वो बाई फोर्स करते होंगे? बिल्कुल नहीं करते होंगे। वो तो उस इंसेंटिव से करते होंगे कि हम अगर जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना हमें अच्छा दाम मिलेगा। तो ऐसे इंसेंटिव एग्जिस्ट करते थे, तभी तो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना। अगर आप बाई फोर्स कुछ बनवाएंगे तो अच्छा तो बनेगा ही नहीं। ताजमहल के लेबर्स को अगर पहले से पता होता है कि हमारे हाथ काट दिए जाएंगे तो ऐसा ताजमहल कभी बनता ही नहीं हो, तो बहुत मामूली सा मकबरा बना के छोड़ देते हैं। उनको पता था कि मेरे नाम पे चीज़ रखी जाएगी, और पूरे जाल लगा के उन्होंने 20-23 साल उस इमारत को बनाने में लगाए। तो दिस इज़ हाउ बर्नियर वॉज कॉन्ट्राडिक्टिंग हिमसेल्फ। और बर्नियर के ऐसे सपोर्टर भी थे, जैसे एक यहाँ पे ट्रैवलर है, डच ट्रैवलर पेल्सार्ट, इन्होंने भी बर्नियर की तरह ही कुछ ब्यौरा दिया है। इन्होंने भी इंडिया को एकदम गरीब देश बताया है। तो इसीलिए बहुत जो ट्रैवलर जो बाद में बर्नियर के ट्रैवल करने जाते हैं, मिर्ज़ा अबू तालिब का उसमें एक नाम आता है, तो उनसे बार बार सवाल पूछा गया कि भाई क्या ये चीज़ें सही है, क्या आपने जो इंडिया से विजिट होके, आप इंडिया के ही वो थे, तो इंडिया में जो बर्नियर साहब बताते वो सही है? तो उन्होंने ठुकराया बेसिकली उन चीज़ों को कि दैट इज़ नॉट करेक्ट। So that is how the reality was very different from whatever Bernier was describing. अब आगे बढ़ते हैं। बर्नियर यहाँ पे केवल लैंड ओनरशिप तक सीमित नहीं होते हैं, बर्नियर यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर को भी क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ के टाउन्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, उनको देखते हैं, और फिर उनकी रियलिटी भी डिफरेंट है, वो भी देखेंगे। तो जैसा बर्नियर कह रहे थे कि इंडिया का सोशल लाइफ बहुत मोनोटोनस है, एक ही टाइप के लोग हैं, मतलब या तो खाली गरीब लोग हैं और या कुछ जो लोग हैं वो अमीर हैं, मतलब कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है। तो अगर हम सोशल लाइफ की रियलिटी देखेंगे, जो कि चैप्टर 8 में मैं तफसील से आपको बताऊंगा, तो सोशल लाइफ यानी कि हमारा ग्रामीण लाइफ, जो कि कार्ल मार्क्स भी कह रहे थे कि ग्रामीण लाइफ बहुत स्टैग्नेंट है। तो ग्रामीण लाइफ का एग्जाम्पल लेते कि क्या ग्रामीण लाइफ में, ग्रामीण जीवन में क्या एगैलिटेरियन था? सारे लोग गरीब ही थे, सारे लोग अमीर तो हो नहीं सकते। तो एज़ पर बर्नियर गाँव के जितने भी लोग हैं वो सारे गरीब ही होने चाहिए। तो अगर हम एग्रेरियन सोसाइटी को देखते हैं, एग्रेरियन मतलब खेती वाली सोसाइटी, जो कि जनरली ग्रामीण सोसाइटी ही होती थी, तो द एग्रेरियन सोसाइटी वॉज नॉट एट ऑल एगैलिटेरियन, और एम्पावरिस्ट भी नहीं थे, ना तो ये गरीब थे और ना ही इक्वल थे। मतलब यहाँ पे हायरार्की एग्जिस्ट करती थी। कुछ लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था, कुछ लोग थे जिनके पास थोड़ा सा पैसा था, और कुछ लोग थे जिनके पास ठीक ठाक पैसा था। तो ज़मींदार उसमें सबसे ऊपर आते थे, इनके पास बहुत पैसा होता था और इनके पास अपनी ज़मीनें भी होती थी। सो देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी।
उसके बाद आते थे कुछ पीजेंट जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें होती थी और इनका लाइफस्टाइल ठीक ठाक था, तो इट कैन बी टर्म्ड एज मिडिल क्लास। उसके बाद अनटचेबल्स तो थे, उनके पास बहुत कम पैसा होता था, तो ये आपके लोअर क्लास हो गए। तो जो ये बर्नियर कह रहे हैं भाई इंडिया में या तो सारे गरीब हैं और थोड़े बहुत कुछ अमीर लोग हैं, तो ये यहाँ पे आप गलत ठहराता हुआ देख सकते हैं। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने जो कहा है कि इंडिया की सोसाइटी बहुत इक्वालिटेरियन थी और एकदम इक्वल थी, वो भी सही बात नहीं है। इंडिया में ज़मींदार भी थे जो बहुत पैसे वाले थे, इतने पैसे वाले कि कुछ जागीरदार भी इतना पैसा नहीं, जो जिनको मुगल सर्विस मिलती थी और पूरा पावर मिलता था, वो भी उतने अमीर नहीं हो पाते थे जितना ज़मींदार होते थे। फिर कुछ पीजेंट्स भी थे जिनको आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, और फिर कुछ अनटचेबल्स कम्युनिटी या शूद्र कम्युनिटी के लोग थे जो केवल खेतों में मजदूरी करते थे, उनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी और इस वजह से जो उनके पास बहुत पैसा नहीं होता था। और अगर बात करें हमारे वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेशन की, तो जो ये बर्नियर साहब बता रहे हैं कि इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत थी। चाहे वो एंशिएंट इंडिया की बात करें तब भी थी, इब्न बतूता ने भी बताया है, और उस ज़माने में भी थी, क्योंकि पूरी दुनिया से बुलियंस हमारे यहाँ इकट्ठे होते थे। मुगल अम्पायर के पैरेलल उस टाइम में 2 अम्पायर चलता था, एक सैफेविड और एक ऑटोमन। सैफेविड और ऑटोमन को मिला के जितना पैसा होता है ना, उससे ज़्यादा पैसा मुगल अम्पायर के पास। दैट वॉज द रियलिटी, क्योंकि इंडिया जो है पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का 25% प्रोड्यूस करती थी। पूरे ग्लोबल जीडीपी का 25% इंडिया अकेले कंट्रीब्यूट करता था। इतना आज की डेट में अमेरिका भी नहीं करता। अमेरिका को अगर आप सुपर पावर माने तो वो भी पूरे ग्लोबल जीडीपी का 25% नहीं करता है। दैट इज़ हाउ इंडिया वॉज एट दैट टाइम। तो इंडिया में एक कॉन्स्टेंट इन्फ्लो था बुलियंस का, और यहाँ पे बहुत, अगर शहरों की बात करें, ग्रामीण जीवन तो हमने देख लिया, यहाँ पे हायरार्की थी। शहरों में भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो बहुत प्रॉस्पेरस थी। बहुत सारे मर्केंट कम्युनिटीज़ थे, मारवाड़ी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, वोरा कम्युनिटी, ये सब बहुत पैसा कमाते थे, जो कि हमने देखा था। इब्न बतूता ने कहा कि एक तो यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत डिमांड में हैं, और चूंकि इंडिया का जो ट्रेड नेटवर्क है, लोकेशन है, ये बहुत अच्छा है, तो इसके वजह से बहुत सारे जो है पैसे कमाने के यहाँ पे अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो दैट वॉज द डिफरेंट रियलिटी फ्रॉम वॉट एवर बर्नियर वॉज डिस्क्राइबिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, बर्नियर ने किस हिसाब से इंडियन टाउन्स को डिपिक्ट करा है, चित्रित करा है, उसको देख लेते हैं। इसमें भी इसने बहुत फरेब, बहुत स्कैम किया। सबसे पहले इसने कहा कि भाई इंडिया के जितने भी टाउन्स है, यहाँ पे बहुत कम आबादी रहती है, लो पॉपुलेशन, और इंडिया के सारे टाउन्स कैंप टाउन्स है। कैंप टाउन्स का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे शहर है जो केवल और केवल रॉयल पैट्रोनेज की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे रॉयल पैट्रोनेज है, मतलब यहाँ पे राजशाही है, राज दरबार लगता है, इसीलिए शहर एग्जिस्ट करता है। जिस दिन यहाँ से राज दरबार उड़ जाएगा, वो शहर ख़त्म हो जाएंगे। उसने एग्जाम्पल दिया कि आगरा से जब शाहजहानाबाद कैपिटल शिफ्ट हुआ तो आगरा का अस्तित्व खत्म हो गया। सॉरी, फतेहपुर सिकरी से जब शाहजहानाबाद कैपिटल शिफ्ट हुआ तो फतेहपुर सिकरी का अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे ही आगरा से जब कैपिटल शिफ्ट हुआ फतेहपुर सिकरी तो आगरा का अस्तित्व खत्म हो गया। सो दैट वाज हिज आर्ग्यूमेंट। और जो इंडिया के टाउन से केवल रॉयल पैट्रोनेज पे एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई सोशल और इकोनॉमिक बेस नहीं है। मतलब जिस दिन रॉयल पैट्रोनेज हटा लिया जाएगा उस दिन ये टाउन्स चले जाएंगे, मतलब बेड़ा गर्क हो जाएगा इनका। अब रियलिटी चेक करते हैं, व्हाट वाज द रियलिटी। रियलिटी ये थी कि अगर ये हम देखें कि इंडिया के कम आबादी रहती थी टाउन्स में, तो अगर कंपेयर करेंगे तो इंडिया की टोटल आबादी की 15% उस ज़माने में शहरों में निवास करती थी, जो कि उस ज़माने के यूरोप से भी ज़्यादा है। उस ज़माने में यूरोप में भी 15% लोग शहरों में नहीं रहते थे, हमारे यहाँ रहते थे। और इंडिया के टाउन्स को जब इसने कैंप टाउन बताया है, जो कि केवल रॉयल पैट्रोनेज पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे भी टाउन्स थे जो ट्रेड की वजह से, अपने पिलग्रिमेज की वजह से, अपने मंदिरों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे और उस वजह से ही एग्जिस्ट करते थे। जैसे सूरत था, वो एग्जिस्ट करता था ट्रेड की वजह से। ढाका जो है वो व्यापार की वजह से एग्जिस्ट करता था, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था, आज भी बहुत फेमस है। कन्नौज एग्जिस्ट करता था, मसूलीपट्टनम एग्जिस्ट करता था ट्रेड की वजह से। इसके अलावा कुछ टेम्पल टाउन्स थे जो साउथ इंडिया के थे। तो देयर वर मेनी टाउन्स विच फ्लरिश्ड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, पोर्ट बिजनेसेस एंड द पिलग्रिमेज। तो ऐसा नहीं है कि सारे टाउन्स जो है केवल रॉयल पैट्रोनेज की वजह से एग्जिस्ट करते थे। और अर्बन सोसाइटी में सारे गरीब लोग नहीं रहते थे, जैसा कि इसने बताया, इंडियन सोसाइटी इज़ फुल ऑफ इम्पॉवरिश्ड पीपल। अर्बन सोसाइटी में बहुत वैरायटी के लोग रहते थे जो कि डिफरेंट सर्विसेज दिया करते थे। ट्रेडर्स होते थे, मर्केंट्स होते थे, फिजिशियंस होते थे, टीचर्स होते थे, लॉयर्स होते थे, पेंटर्स होते थे, आर्किटेक्ट्स होते थे। और ज़रूरी नहीं कि सारे लोग रॉयल कोर्ट में ही एम्प्लॉयड हो, इनका अपना अपना बिजनेस होता था। और रॉयल कोर्ट के अलावा भी इनके पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ इन अर्बन सेंटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी का। तो बहुत सारी मर्केंट कम्युनिटी थी, खास करके वेस्ट इंडिया में, जो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का रीजन है वहाँ पे। और ये जो मर्केंट कम्युनिटीज़ थी उसके उनको महाजन कहा जाता था, और उन महाजनों का हर शहर में एक सेठ होता था। और अहमदाबाद में तो उस शहर के महाजनों के सेठ को नगर सेठ कहते थे। तो ये भी आप याद रखेंगे फॉर द MCQ कि अमूमन महाजनों का सेठ जो है, चीफ जो है, वो सेठ कहलाता था।
ठीक है, मतलब जो चीफ ट्रेडर होगा उस टाउन का। और अहमदाबाद में उसको नगर सेठ कहते थे क्योंकि अहमदाबाद थोड़ा सा बड़ा शहर था। और ये जो है गिल्ड में काम करते थे, प्रॉपर इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन होता था। इसके बाद इन मर्केंट्स के अलावा फिजिशियंस की, टीचर्स की, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस, इन सब की अपनी अपनी कम्युनिटी हुआ करती थी। एंड उनका अपना एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता था। और ज़रूरी नहीं कि ये सारे जो है वो रॉयल पैट्रोनेज पे एग्जिस्ट करते थे। दीज प्रोफेशनल क्लासेस और पेंटर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स ये अपना इंडिपेंडेंट अर्निंग भी करते थे, लोगों को सर्व करके या बाज़ारों में कुछ ऑर्गेनाइज करके। जैसे कैलीग्राफर्स थे, पेंटर्स थे, ये बाज़ारों में पेंटिंग लगाया करते थे या अपने लिखे हुए चीज़ों को लगा के उनको बेचा करते थे। तो ये भी उनके कमाई का एक जरिया होता था। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड कि ना तो इंडिया के जो शहर हैं और ना ही इंडिया के जो गाँव हैं, जिस हिसाब से बर्नियर ने उनको डिपिक्ट करा है वैसे थे। जैसे इंडियन शहरों को कहा कि वहाँ पे आबादी ही नहीं रहती है और वो कैंप टाउन्स है, तो हमने देखा कि बहुत आबादी रहती थी कंपेरेटिवली टू यूरोप, तो बहुत ही रहती थी। उसके अलावा ऐसे भी टाउन्स थे जो केवल रॉयल पैट्रोनेज की बेसिस पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। फिर इसने कहा कि भाई गांव जो है बहुत साधारण गांव होते हैं, मिडिल क्लास नहीं है कोई। ओवरऑल ही इसने कहा था कि मिडिल क्लास नहीं, बट मिडिल क्लास था। ये जो मर्केंट्स वगैरह है तो मिडिल क्लास ही है ना। शहर में मर्केंट्स हो गए मिडिल क्लास, गाँव में जो है वो पीजेंट्स हो गए, बिग पीजेंट्स, वो हो गए मिडिल क्लास। अपर क्लास भी था ज़मींदारों के तौर पे। तो देयर वाज वैरायटी, देयर वाज वाइब्रेंट कल्चर इन द रूरल इंडिया एज वेल एंड द अर्बन इंडिया एज वेल। तो दैट वाज हाउ बर्नियर हैज़ डिपिक्टेड इंडियन सोसाइटी इन इज ओन वे। और हमने उसका रियलिटी चेक करके दिया। तो जब भी आपसे बर्नियर के डिपिक्शन के बारे में कुछ पूछा रहा है तो जो बर्नियर ने लिखा है वो तो आप बताएंगे ही। इसके अलावा जो रियलिटी चेक हमने आपको बताया है कि टाउन्स का रियलिटी क्या था, या गांव की रियलिटी क्या थी, वो भी आप वहाँ पे एक्सप्लेन करके देंगे। या लैंड ओनरशिप की रियलिटी क्या थी एज पर मुगल क्रॉनिकल्स, तो वो भी आप वहाँ पे देंगे। क्योंकि जब हम कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं उसके कनेक्टेड अगर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है तो वो भी हमें आंसर में देना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे। अब इस चैप्टर के दो अहम टॉपिक को पढ़ना है कि इंडियन सोसाइटी में दो एक बहुत अहम प्रथा थी, एक तो स्लेवरी सिस्टम और एक सती सिस्टम। तो इन दोनों के ऊपर इब्न बतूता हो गए या फ्रांसिस बर्नियर हो गए, इन्होंने क्या ब्यौरा दिया है, क्योंकि एकदम पीक मिडावल इंडिया में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लेवरी सिस्टम की, विच वॉज अ पार्ट ऑफ सोशल इंडिया। तो स्लेवरी जो था वो एक कॉमन सिस्टम था और स्लेव्स जो है उनके लिए प्रॉपर मार्केट लगते थे और उनको बेचा जाता था। तो इंसान एक कमोडिटी की तरह ट्रीट होता था उस ज़माने में। और लोग जो है स्लेव्स का यूज़ करते थे गिफ्ट्स के तौर पे या टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे। जैसे राजा को अपने किसी नोबेल के किसी काम पे अगर बहुत खुशी मिलती थी तो उसको एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कभी कताल स्लेव्स दिए जाते थे घोड़ों और अलग अलग सोने चांदी के उपहारों के साथ। ऐसे इब्न बतूता एग्जाम्पल बताते हैं कि इब्न बतूता ने खुद सुल्तान महमूद बिन तुगलक के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए हॉर्सेस, कैमल्स और स्लेव्स खरीदे थे जब वो मुल्तान से रवाना हुआ था दिल्ली विजिट करने को। तो स्लेव्स में अलग अलग कैटेगरी थी। कुछ जनरल स्लेव्स होते थे जिनको डोमेस्टिक स्लेव्स भी आप कह सकते हैं। जनरली ये डोमेस्टिक वर्क के लिए काम में लाए जाते थे। इसमें मेल भी होते थे, फीमेल भी होते थे। और एक और काम इनका मेनली होता था कि उस ज़माने में जो इनके मास्टर हुए स्लेव्स के, वो डोलियों में ट्रैवल किया करते थे लोग। डोली जो है एक कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग होता था। बहुत लोग जो है घोड़ों में ट्रैवल करने में कंफर्टेबल नहीं होते, तो डोली में ट्रैवल करते थे और उनके स्लेव्स उन डोलियों को कैरी करते थे। क्योंकि उस ज़माने तक बग्घी का या गाड़ी, तांगे गाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो ये जो डोमेस्टिक कामों के लिए स्लेव्स होते थे इनके प्राइसेस बहुत कम थे। द डोमेस्टिक स्लेव्स वेर वेरी लेस पेड। इनको बहुत कम पैसों में ख़रीदा जा सकता था और ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में ऐसे एक दो स्लेव्स आपको मिल जाते थे क्योंकि इनके दाम बहुत कम थे। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज स्लेव्स होते थे, वो जनरली फीमेल स्लेव्स होते थे। ये जो फीमेल स्लेव्स थे इनको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। एंटरटेनमेंट के लिए, ऑब्वियसली म्यूजिक एंड डांस। इब्न बतूता ने खुद बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी में एक बार इसने ऐसे स्लेव्स का डांस देखा था जो कि बहुत अच्छा लगा इसको। और फिर कुछ ऐसे शातिर फीमेल स्लेव्स होते थे जिनसे स्पाई का भी काम लिया जाता। तो फीमेल स्लेव्स वेर ऑल्सो यूज्ड एज स्पाइस बाय द सुल्तान टू हैव अ वॉच ऑन नोबेल्स। होता क्या था कि सुल्तान को अगर किसी अपने ऑफिशियल पे डाउट आ गया कि भाई ये मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है, तो उसको एज अ गिफ्ट कोई स्लेव दे देंगे। उसको तो लगेगा सुल्तान मेरे से खुश है। और उस स्लेव का क्या काम होगा, चूंकि उस स्लेव को वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए लगाएगा या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी लगाएगा, तो अपने आसपास ही रखेगा। तो वो उसके आसपास की सारी गतिविधियों पर नज़र रखती थी और सुल्तानों को जाके बताया करती थी। तो दे ऑल्सो वर्क एज अ स्पाई। तो ये दो तीन मेन काम थे फीमेल स्लेव्स के। इसके अलावा डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे। तो अगर स्लेवरी से रिलेटेड सवाल है तो आप ऐसे छोटा सा इंट्रो देंगे और फिर जनरल स्लेव्स के बारे में बताएंगे और फीमेल स्लेव्स जो कि स्पेशलाइज्ड होते थे एंटरटेनमेंट एंड द स्पिनाच, जो स्पाई की एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद बात करते हैं सती सिस्टम की, और इसके साथ हम लोग थोड़ा सा महिलाओं के पोजीशन के बारे में भी देखेंगे कि जब हम बात करते हैं मिडावल इंडिया की तो क्या केवल सती सिस्टम एग्जिस्ट करता था, क्या महिलाओं को केवल सती करने के लिए ही रखा जाता था कि महिलाओं की अदर यूटिलिटी भी थी। हालांकि इसके ऊपर चैप्टर 8 में बहुत तफसील से डिस्कशन हमारी है, लेकिन अभी चैप्टर 5 में आपको वुमेन के पोजीशन के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं।
तो सबसे पहली बात तो महिलाओं की जो एग्जिस्टेंस थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी किसी भी हाउस होल्ड के लिए, क्योंकि महिलाओं का जो काम था, जो स्किल सेट उनके पास होता था, वो खेती भी कर सकती थी, और जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है यानी कि जो आर्टिसनल एक्टिविटीज़ है, हैंडीक्राफ्ट, कपड़े की बुनाई, कपड़े की नंगाई, इन सब में मेल से हमेशा ज़्यादा ही क्रिएटिव महिलाएं होंगी। तो उनका काम एग्रीकल्चरल फील्ड में और इसके बाहर भी पड़ता था, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। तो दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, दे वर वेरी यूटिलाइजिंग। इसके अलावा कुछ जो मर्केंट फैमिलीज़ की महिलाएं थी वो तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती थी, अपना दुकान वगैरह संभालना या कभी कतार बाहर सामान जाके बेच के आना। कुछ जगह पे ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जब बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट को महिलाओं ने कोर्ट तक घसीटा और वहाँ पे जो उसमें पार्टिसिपेट भी करा कोर्ट की एक्टिविटी में। तो ये भी हमारे पास एविडेंस मिलता है। तो फीमेल वेर यूजफुल इन द नॉन एग्रीकल्चरल एज वेल एज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या एक्टिविटीज़। वहीं पे एक सिस्टम है जिससे महिलाओं को हमेशा एसोसिएट करके रखा जाता है, और वो दिखाता है कि कैसे महिला यूटिलिटी तो थी महिलाओं की, दे वर इंपॉर्टेंट, बट दे वर अंडर द डोमिनेंस ऑफ मेन। तो उसका एक एग्जाम्पल है सती सिस्टम। सती सिस्टम जनरली जो अपर क्लासेस है उसमें कॉमन था, और वहीं पे तो महिलाओं को एक प्राइड की तरह रखा जाता है, प्रिजर्व करके, पर्दे में रख के, सेक्लूडेड करके। तो सती सिस्टम में क्या होता था कि जो महिलाएं हैं, अगर उनके पति की डेथ हो जाती थी तो उनको उनके चिता के साथ जलना पड़ता था। कुछ लोग खुद चूज़ करते थे कि मुझे खुद सती होना है, ठीक है, और कुछ लोग अगर उसको ऑप्ट नहीं भी करते थे तो आसपास का जो समाज था वो उनको मजबूरी में उनको वहाँ पे बांध के जला देता था। तो दैट वाज द सती सिस्टम। सती सिस्टम वाज एन इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट और इंडिकेटर ऑफ वुमेन सोशल कंडीशन। ये इस बात को दिखाता है कि महिलाएं इंपॉर्टेंट थी बट दे वर अंडर द सब्जुगेशन ऑफ मेन, और मेन के जो स्टैंडर्ड थे वो कहीं से भी महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं थे। बर्नियर ने सती सिस्टम का अच्छा खासा ब्यौरा दिया है कि ये अपर क्लास में बहुत कॉमन था। लाहौर में एक उसने 14 साल की सती को देखा जो कि जा रही थी, उसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ अब ऐसा होगा, कि वो जाती है, उसके पीछे उसके पति की लाश जा रही है, पति की लाश चिते पे रखी जाती है और उसको फिर चिते से बांध के वहाँ पे डाल दिया जाता है, और वो चिल्ला रही है और लोग उसको जला देते हैं। और जब वो जल रही है तो लोग कह रहे हैं कि अब सती जो है वो शिव से उनका मिलन हो गया, मतलब आत्मा से उनका मिलन हो गया। तो दैट इज हाउ द सिचुएशन ऑफ वुमेन वेयर दे वेर इंपॉर्टेंट बट कंप्लीट अंडर द कंप्लीट सब्जुगेशन ऑफ मेन। इवन यंग विडोज वेर नॉट मैरिड। अब जो एकदम एडोलसेंस में गई ही, क्योंकि बाल विवाह होता था, 12-13 साल में शादी हो गई, और फिर अगर गलती से पति की डेथ हो गई 15-16 साल में, तो भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि महिलाओं को सती होना पड़ा। तो दैट वाज द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन द मिडाइवल इंडिया। इस चैप्टर में हमने इन ट्रैवलर्स के नज़रियों से बहुत सारे टॉपिक्स को देखा, महिलाओं की सिचुएशन को, स्लेवरी को, लैंड ओनरशिप को, इंडिया के ट्रेड को, इंडिया के सोशल लाइफ को, इंडिया के बैरियर्स को, इंडिया के लैंग्वेज को, इंडिया के कास्ट सिस्टम को, और उन ट्रैवलर्स के बारे में जान। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इन तीनों ट्रैवलर में से आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगा और क्यों लगा। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। होप कि ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड इफ देर इज एनी डाउट, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे हमसे कभी भी कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू इनरोल इन द कोर्स विच इज़ मच मोर अमेजिंग दैन दिस वीडियो, डू चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें।